चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 कैफ 3 कॉस्टिंग। जी जनाब, टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 2025 के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। आ जाओ मेरे दोस्त। अच्छा मेरे भाई, हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी। हमने इस 2 क्लासेस के अंदर पढ़ के लिया था, इसको जरा रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, ताकि क्योंकि हमने वो पढ़ा था रमजान में आखिरी अशरे से पहले, तो तकरीबन 15 दिन हम लोग जो है छुट्टियां मनाकर आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा किया था 2 क्लासेस के अंदर, यूट्यूब पे पढ़े हुए उसके लेक्चर हो, तुम लोग देख लेना जिसने लेक्चर नहीं लिया। ठीक हो गया? चले सर 2 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। हमने बोला जनाब हमारा जो पेपर है, हमारा पेपर कौन सा है? पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पेपर का नाम क्या हमारा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जनाब? अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस में इवेंट होगा, कोई भी सेल परचेज होगी, सैलरी पे करोगे, रेंट पे करोगे, एडवांस में बिजली का बिल आएगा, पे नहीं किया, ये सारी की सारी क्या है? ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं जनाब? अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है? डेबिट क्रेडिट रूल के तहत। उसका इंपैक्ट कहां जाता है जनाब? लेजर के अंदर। फिर कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में। और फिर आप रिपोर्ट बना देते हो। उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जनाब ये सारा काम किसका है? ये सारा काम किसका है दोस्तों? ये सारा काम है मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का। कौन सा पेपर है आप लोग का? आईए, FAR1, FAR2 और CA फाइनल का FAFR। ये सारी चीजें तुम लोग वहां पर पढ़ोगे। अपन का काम क्या है? हमारा काम है जनाब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या चीज होती है? हमने बोला दोस्त मैनेजमेंट की पहले हम बात करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के बंदे। उनका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं करें, कौन सा प्रोडक्ट कितना बना है, इस प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट लग रहे हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट को हम लोग खरीद लें या बाहर से परचेस कर लें या खुद बना लें, हम लोग पेट्रोल बेचे या हाई ऑक्टेन अच्छा वाला पेट्रोल बेचे, ये फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट के सामने कोई वर्किंग होनी चाहिए ना, मैनेजमेंट के सामने कोई डाटा होना चाहिए ना, मैनेजमेंट के सामने कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, जिसकी बेसिस के ऊपर वो लोग डिसीजन मेकिंग, जिसकी बेसिस के ऊपर वो मैनेजमेंट वाले डिसीजन मेकिंग करेंगे। वो वर्किंग उनको कौन प्रोवाइड करके देगा? हम लोग, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले इंफॉर्मेशन किससे लेंगे दोस्तों? एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, वो इंफॉर्मेशन किससे लेंगे? एक और डिपार्टमेंट से, जिसका नाम क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि जनाब एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक कुर्सी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, ऐसा। फिर हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, सिलेबस आप लोग के पास लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था जनाब कि आपकी जो कॉस्ट है, चलें जनाब, फिर हमने बोला जनाब कि ये डिसीजन मेकिंग, ये डाटा किससे लेते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले से। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा दोस्तों, फिर हमने बोला जनाब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ऐसे ही है, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर बात चल रही थी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन। हमने अपनी कॉस्ट को 4 हेडिंग्स के अंदर, हमने इसको क्लासिफाई कर लिया था। ऐसा ही है। एक का नाम मेरे पास क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। दूसरी मेरे पास क्या थी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ऐसे ही है। तीसरी मेरे पास क्या थी? फाइनेंस कॉस्ट। और चौथी मेरे पास क्या थी दोस्त? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसा ही है। एडमिन कॉस्ट कौन सी होती है? हम लोग बात कर चुके थे। एडमिन कॉस्ट कौन सी होती है? ऑफिस रिलेटेड खर्चे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी कॉस्ट होती है? गुड्स को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ऐसा ही है, डिस्कस कर चुके थे। फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है दोस्त?
अगर आप बैंक से बोरिंग वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह काटा जाएगा तो वो कौन सी कॉस्ट आती है? फाइनेंस कॉस्ट या फिर बैंक चार्जेस, ये हम बात कर चुके थे। चौथी कॉस्ट मेरे पास कौन सी होती है जनाब? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट, गुड्स को रेडी करने की कॉस्ट। गुड्स को तैयार किया जाता है जनाब, गुड्स को तैयार किया जाएगा 3 चीजों की मदद से। गुड्स को तैयार किया जाएगा 3 चीजों की मदद से। एक मेरे पास कौन सी कॉस्ट? एक किस चीज से जनाब? गाड़ी बनाई जाएगी किस चीज से? टायर चाहिए होगा, स्टीयरिंग चाहिए होंगे, इंजन चाहिए होगा, स्टील बॉडी चाहिए होगी, सारी की सारी चीजें क्या है? मटेरियल। कपड़ा किससे बनाया जाएगा? रुई से, केमिकल से, ये सारी की सारी चीज क्या है? मटेरियल। जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है मेरे पास? मटेरियल। जिनकी जरूरत होती है, जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेबर। जिनकी मदद से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर। और सिर्फ मटेरियल और लेबर मिलके प्रोडक्ट नहीं बना लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जनाब मटेरियल, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है, रुई आ गई, मजदूर भी पहुंच गए, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? क्या चाहिए होगा दोस्त? हमें चाहिए होगी सर मशीनरी। मशीन तो एसिड है, फिक्स एसिड है, पढ़ चुके हो तुम लोग। लेकिन मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन को चलाएंगे तो बिजली का बिल आएगा, फिर मशीन को जहां पे रखेंगे उसका किराया दोगे, अगर अपनी जगह है तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा, बिल्डिंग का। ऐसा फैक्ट्री के 10,000 किस्म के खर्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनाब? उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? एक्सपेंसेस। सुनिएगा, मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मटेरियल के 2 किस्म के, मटेरियल 2 टाइप के, कौन कौन से? एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है जनाब? डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगे। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली अप्लाई होता है प्रोडक्ट के अंदर, जो के ट्रेसेबल होता है, जो के ट्रेसेबल होता है, या जिसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जनाब सुनते हैं, जनाब सुनते हैं, मैंने बोला जनाब एक टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल वाले क्या करते हैं? रुई से कपड़ा बनाते हैं। टेक्सटाइल वाले क्या करते हैं जनाब? रुई से कपड़ा बनाते हैं। जनाब रुई प्रोडक्ट बनाने पे डायरेक्टली अप्लाई हो रही है, उसके बगैर क्या कपड़ा बन सकता है? नहीं सर, वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। वैल्यू में कम होता है ज्यादा होता है? उस शर्ट की कॉस्ट के अंदर ज्यादा वैल्यू होती है कम होती है? सिग्निफिकेंट। क्या वो ट्रेस हो सकता है कि सर इस शर्ट के अंदर कितने मीटर कपड़ा लगा, उस 1 मीटर बनाने के लिए कितनी रुई लगी? क्या ट्रेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कौन सा मटेरियल कहलाएगा? ये डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दोस्त कॉटन। आओ जी एक और एग्जाम्पल, फर्नीचर इंडस्ट्री है, कुर्सियां बन रही हैं। एक कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। एक कुर्सी हमने सेट कर लिया, सर इतनी हाइट होगी, इतनी साइज होगी, एक कुर्सी बनाने के लिए 5 kg फॉर एग्जाम्पल। 2 कुर्सी बनाएंगे तो 10 kg। क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रही है? यस बॉस। क्या ट्रेस कर सकते हो? एक कुर्सी को देख के आप बोल सकते हो इसमें 5 kg लगे होंगे? बिल्कुल। ये मेरे पास क्या और सिग्निफिकेंट वैल्यू है? बिल्कुल है। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? डायरेक्ट मटेरियल। सुनना, सेम एक कुर्सी बनाई आपने, उसमें एक कुर्सी बनाने में 5 किलो लकड़ी लगी, सेम दूसरी बनाई आपने तो उसमें लगी 18 kg। पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा तो हाँ 5, 5.25 हो जाएगी, 4.25 हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। ऐसा नहीं होगा पहली कुर्सी बनाई सेम टाइप की 5 kg, दूसरी बनाई 18 kg, तीसरी बनाई 3 kg। ऐसा तो हिसाब किताब नहीं होगा ना भाई, इसका अंदर कुछ गड़बड़ है, जरा इन्वेस्टिगेट करो। अब आ जाओ जरा नेल्स पे, किलो पे। एक कुर्सी बनाने के लिए हमने बोला सर आपकी 10 कीले लगेंगी। पहली हमने कुर्सी बनाई 10 कीले लगे, दूसरी बनाई 14 कीले लगे। पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है? हिसाब किताब देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। नहीं सर, बहुत इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। किस किस का हिसाब किताब देंगे? कौन सी वैल्यू दोस्त? ये इनसिग्निफिकेंट है, तो ये किस में चली जाएगी मेरे पास? इनडायरेक्ट मटेरियल में चली जाएगी। किस में चली जाएगी दोस्त? इनडायरेक्ट मटेरियल। सुने जी, हमने बोला जनाब पेप्सी है,
पेप्सी की जो ना वो है केन वाली पेप्सी है। वो जो स्टील के जो केन होते हैं, स्टील के होते हैं, लोहे किसके होते हैं? वो मटेरियल है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कैसे डायरेक्ट ट्रेस करते हैं? आपने अगर 10 पेप्सी की बोतलें बनाई तो वो केन भी कितने लगे होंगे? 10 लगे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि यार आपने 10 पेप्सी की बोतलें बनाई और केन 50 लग गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो कौन सा मटेरियल है दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल। फिर इसमें पानी डाला, डायरेक्ट मटेरियल है, फॉर्मूला डाला, डायरेक्ट मटेरियल है, गैस डली, डायरेक्ट मटेरियल, वो पैक हो गया, ठीक हो गया। अब पैक होने के बाद फिर वो कार्टन के अंदर आया और डब्बा उस गत्ता उस पर चढ़ा के पैक हो गया, वो भी आपका पैकिंग मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है। उसका भी हिसाब किताब होता है कि यार अगर एक कार्टन के अंदर 24 बोतलें जा रही हैं तो दो कार्टन के अंदर कितनी होंगी? मल्टीप्लाई। ऐसा तो नहीं होगा ना यार कि आपने 5000 बोतलें बनाई, डिवाइड करोगे 24 से तो कितने कार्टन आने चाहिए? तो उतना नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा मोर लेस होगा, एक आध आगे पीछे खराब हो जाता है, डबल ट्रिपल का फर्क तो नहीं होगा ना भाई। इसका मतलब है कार्टन भी कौन सी कॉस्ट है तुम्हारे पास? डायरेक्ट मटेरियल की। एक मटेरियल ऐसा होता है, अच्छा ये सारा काम कहां पर हो रहा है? मशीन के अंदर। अब यार मशीन को स्मूथ चलते रहे तो उसके लिए हमें ऑयल और ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ताकि मशीन पे जंग वंग ना लगे, मशीन पे ऑयलिंग शॉयलिंग करते रहते हैं। वो जो ऑयल है, वो जो ग्रीस है, वो जो खरीदा जाएगा, वो भी किस नाम से खरीदा जाएगा दोस्त? मटेरियल के नाम से। क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है? क्या बोतल के अंदर डाल देते हैं ग्रीस व्रीस ऑयल वाले को एक आध कतरा? नहीं डालते। वो कौन सा मटेरियल है दोस्त मेरे पास? इनडायरेक्ट मटेरियल तो है, प्रोडक्शन का पार्ट भी है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, जंग लग जाएगा मशीनों पे। लेकिन क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है? नहीं लग रहा। उसको हम क्या बोलते हैं जनाब? इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि इसको हम कहते हैं लिब्रिकेंट। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल गारमेंट फैक्ट्री है, हम लोग क्या करते हैं गारमेंट फैक्ट्री के अंदर? कपड़े को खरीदते हैं, उसको काटते हैं, शर्ट सीते हैं, पैक करते हैं और दुकानों पे भेज देते हैं। तो जो कपड़ा खरीदा जा रहा है वो कौन सा मटेरियल है दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जनाब? जो उसमें बटन लग रहे हैं, बुकरम लग रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल है, हिसाब किताब है। हमने बोला जनाब उसकी जो सिलाई हो रही, जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन में ना थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है। देखा होगा आप लोगों ने घरों वगैरह में, एक आध ड्रॉप ऑयल डालना पड़ता है। वो जो ऑयल डाल रहे हैं आप, है तो वो मटीरियल, वो खरीदा गया एज अ मटीरियल। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट मटीरियल। बात समझ नहीं मैंने क्या समझा दिया? लॉजिक क्लियर? पक्का? किसी को कोई एतराज नहीं है? एक और एग्जांपल सुनना यार। हबको एक कंपनी है, हबको बिजली बनाती है और बेचती है। हबको एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो बिजली बनाती है और बेचती है। बिजली बनाते किस तरह? जिस तरह आप लोग घर पे बिजली बनाते हो ना, छोटे जनरेटर होते हैं, उस जनरेटर में क्या डालता है? फ्यूल। इसी तरह हबको के पास वो बहुत बड़े जनरेटर है, बहुत बड़े बड़े जनरेटर है, डालते हैं क्या उसमें? फ्यूल, और बिजली बनाते हैं और बेचते हैं। तो जनाब बिजली बनाई किसे जा रही है? फ्यूल से। प्रोडक्ट क्या इनका? बिजली बना के बेचना। बनाई किसे जा रही है? फ्यूल से। तो फ्यूल मेरे पास कौन सा मटेरियल है दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल है। बात समझ आ गई मैंने क्या बोल दिया? बिजली बनाना और बेचने का कारोबार है। अब आओ गुल अहमद पे। गुल अहमद वाले क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं और बेचते हैं। गुल अहमद का काम क्या है? कपड़ा बनाना और बेचना। किससे बनाएंगे? मशीन की मदद से बनाएंगे। मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए। के इलेक्ट्रिक के भरोसे नहीं बैठे हुए वो लोग। वो बोलते हैं भाई हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। के इलेक्ट्रिक अभी बिजली बंद करती है, कुछ करती है, हमारे ऑर्डर नहीं पूरे हो पाते भाई, हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। उन्होंने भी जनरेटर खरीद लिए और फ्यूल लेकर आ गए, बोले हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि अब इनका प्रोडक्ट बिजली बेचना नहीं है, इनका प्रोडक्ट क्या है? कपड़ा बेचना। क्या उस कपड़े बेचने के लिए फ्यूल डायरेक्ट लग रहा है? फ्यूल लग रहा है जिससे मशीन बिजली बन रही है, बिजली से मशीन, मतलब है मटेरियल लेकिन इनडायरेक्टली है। बात समझ में आई मैंने क्या समझा दिया? तो दोस्त फ्यूल की एग्जांपल आपकी यहां पर भी आई है। डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई एतराज किसी को नहीं है? अब सुनना, हाँ लड़के, बिल्कुल होगा। कम बिजली बनेगी तो कम, ज्यादा बनेगी तो ज्यादा। क्यों? डायरेक्ट तो ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो जनरेटर का क्या होता है? हमने बोला हम जो जनरेटर लेकर आते हैं घर पे भी सही, हम बोलते हैं यार इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो तकरीबन 2 घंटे बिजली चलेगी, तो 2 लीटर डालेंगे तो 4 लीटर। तो ये तो है, मतलब यही तो होता है मटेरियल। कुर्सी क्या क्या? एक कुर्सी बनाने में 5 किलो लकड़ी लगेगी, 2 बनाएंगे तो 10, 3 बनाएंगे तो 15। सिंपल है ना भाई, यही तो मटेरियल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरे महीने के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता
कि पूरे महीने में सिर्फ 5 किलो लकड़ी आपने इस्तेमाल की और आपने 10,000 कुर्सियां बना दी, अगले महीने 20,000 कुर्सियां बना दी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आई भाई? मटीरियल की कहानी समझ में आई? पक्का? कोई एतराज किसी को नहीं है? लॉजिक क्लियर? चले दोस्त आगे बढ़ेंगे हम। अगली कॉस्ट है मेरे पास लेबर। लेबर भी दो टाइप्स के, लेबर भी दोस्त दो टाइप के। एक मेरे पास डायरेक्ट लेबर और एक मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर। लेबर भी दोस्त दो टाइप्स के, एक मेरे पास डायरेक्ट लेबर और एक मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर। भैया डायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं दोस्तों? डायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं? डायरेक्ट लेबर वो लेबर, अच्छा पढ़ाते हुए कोई कॉपी नहीं करेगा, पहले समझेंगे फिर मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा, फिर कॉपी करना सगुन से। अच्छा भाई, लेबर भी दो किस्म के, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो कि प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो कि प्रोडक्ट खुद बैठ के बना रहे हैं, ऐसे लेबर को हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम गारमेंट फैक्ट्री की बात करें, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर हम कपड़ा खरीदते हैं, उसको काटते हैं, सीते हैं, इस्त्री करते हैं, पैक करते हैं और बेच देते हैं। ये गारमेंट फैक्ट्री का काम है। कपड़ा जो खरीदा जा रहा है वो कौन सा है सर? डायरेक्ट मटेरियल। जो मजदूर उसको काट रहे हैं वो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट लेबर। फिर वो मजदूर जो उसकी सिलाई कर रहे हैं डायरेक्ट, वो मजदूर जो उसको इस्त्री करके पैक कर रहे हैं, ये सारी की सारी कौन सी लेबर है? डायरेक्ट। प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो मजदूर जो के कटिंग डिपार्टमेंट ने कपड़े को काट दिया, स्टिचिंग डिपार्टमेंट सिलाई करने वाला थोड़ा सा आगे है। एक मजदूर जो कि उसको उठाता है, कंधे पे रखता है, ट्रॉली पे डालता है, धक्का मारता हुआ दूसरे डिपार्टमेंट में फेंक कर आता है, उस मजदूर की तनख्वाह इनडायरेक्ट। क्यों? प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है क्या? ऑटोमेटिकली चला जाएगा? कोई लेके जाएगा तो जाएगा ना, पार्ट तो है प्रोडक्शन का सर। डायरेक्ट लेबर, हाँ इसके पास हुनर नहीं है, ये अनस्किल्ड लेबर है। सिलाई करने वाला, कटिंग करने वाला हुनरमंद लेबर है, स्किल्ड लेबर है, ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन है तो लेबर ना यार, डायरेक्ट लेबर। क्या उसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती? नहीं सर, वो पहुंचाना तो पड़ेगा उसको यार। कौन सी लेबर है दोस्त? डायरेक्ट लेबर। अब सुनना, एक लेबर जो कि जिसको सिलाई भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ फ्लोर पे राउंड मारता रहता है और वो देखता है कि लेबर बात तो नहीं कर रहे, काम कर रहे नहीं कर रहे, सो वो तो नहीं रहा कोई इधर उधर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर या फ्लोर इंचार्ज या मैनेजर। जनाब वो क्या प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? सर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाता, वो प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाता। वो किसको मॉनिटर कर रहा है, किसको रेगुलेट कर रहा है? वो मजदूरों को देख रहा है कि यार कोई सो तो नहीं रहा, सही काम कर रहे नहीं कर रहे। तो वो जो सुपरवाइजर है वो कौन सी कॉस्ट है मेरे पास? वो जो सुपरवाइजर है वो मेरे पास कौन सी कॉस्ट है जनाब? इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। बात समझ नहीं? मैंने क्या कह दिया दोस्तों? किसी को कोई एतराज नहीं है? आगे बढ़ चले। नहीं तो मतलब हाँ तो नहीं, प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर शामिल है। हम प्रोडक्ट को देख के तो ये भी नहीं बता सकते कि इसमें कितनी रुई लगी थी, लेकिन लेबर उसमें जा रही है ना, चार्ज तो होगी ना उसके अंदर। फिर दोस्त मैंने बोला सुपरवाइजर, इसके अलावा फैक्ट्री का चौकीदार क्या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? क्या उसके बगैर प्रोडक्ट बन सकता है? बन सकता है, लेकिन सर चौकीदार तो बिठाना है, चोरी चकारी होगी, कोई भी बंदा मुंह उठा के अंदर आ जाएगा, गेट पे एक बंदा होना चाहिए। क्या उसके बगैर वो काम क्या कर रहा है? क्या वो अंदर प्रोडक्शन को मॉनिटर कर रहा है? क्या वो प्रोडक्ट बैठ के बना रहा है? सर मजदूर है, लेकिन प्रोडक्ट पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। मजदूर है लेकिन वो प्रोडक्ट पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। कैसे इन्वॉल्व है? इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। इसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी गार्ड। चाय पिलाने वाला, सर चाय पिलाने वाला मजदूर है। फैक्ट्री के अंदर कैंटीन भी होती है, तो खाने पकाने वाला कुक, वेटर, बर्तन साफ करने वाला मजदूर है। मजदूर है, क्या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं सर, प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा, वो तो खाना बना रहा है। मजदूरों को खाना देना, आपको पता है ना लेबर लॉ में है कि आप मजदूरों को खाना भी दोगे, कैंटीन होनी चाहिए। वो उसकी कंप्लाइंस हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कानून के अंदर है, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो वो जो बंदा जो खाना बना रहा है, जो वेटर है वहां पे, जो बर्तन साफ कर रहा है, वो मजदूर तो है, तनख्वाह उसको मजदूर की मिल रही है, लेकिन डायरेक्ट लेबर के नाम से मिलेगी कि इनडायरेक्ट लेबर के नाम से? इनडायरेक्ट, क्योंकि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है।
वो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इसको हम बोलेंगे सर पियून कह दें, जेनिटोरियल स्टाफ जमादार। लेबर है, बिल्कुल है, क्या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? हमने बोला सर फ्लोर की झाड़ू लगा रहा है, वो जहां पे कपड़े सिए जा रहे हैं उसकी झाड़ू लगा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट लेबर नहीं है क्योंकि उसका काम प्रोडक्शन का नहीं है। कौन सी लेबर है दोस्त? वो इनडायरेक्ट लेबर है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर? कोई एतराज किसी को नहीं है? चले दोस्तों आगे। उसके बाद मेरे पास एक्सपेंसेस, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री को जहन में लेकर आइए, तो फैक्ट्री के अंदर एक तो मटेरियल है। फॉर एग्जांपल गारमेंट फैक्ट्री है, फैब्रिक पड़ा हुआ है, वो क्या है मेरे पास? मटेरियल है। हमने बोला जनाब, और मजदूर बैठे हुए सिलाई कर रहे हैं, वो कौन सी लेबर है? डायरेक्ट लेबर है। कुछ मजदूर वहां पे घूम रहे हैं जो लेबर को मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ जनाब सफाई सुथराई में लगे हैं, वो कौन सी लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा फैक्ट्री के कौन कौन से खर्चे हैं, इसको हम कहां लिखते हैं जनाब? एक्सपेंसेस के अंदर। ये एक्सपेंसेस भी आपके दो टाइप्स के, ये एक्सपेंसेस भी आपके दो टाइप्स के। एक को मैं बोलूंगा जनाब, एक को मैं बोलूंगा जनाब डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक को मैं बोलूंगा जनाब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक को मैं बोलूंगा जनाब डायरेक्ट एक्सपेंस और एक को मैं बोलूंगा जनाब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हम बातें करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FOH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? FOH, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे। फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से हैं दोस्त, बताओगे? बिल्कुल ऐसे ही है सर। फैक्ट्री का रेंट, बिल्कुल ठीक है, किराया, और फैक्ट्री का बिजली गैस पानी का बिल, इसको मैं बोल दूं फैक्ट्री का यूटिलिटी। फैक्ट्री का यूटिलिटी। उसके बाद फैक्ट्री की इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, RNM लिख दो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। खर्चा, छोटे मोटे खर्चे तो होते रहते हैं यार, मशीनों के छोटे मोटे पुर्जे तो खराब होते रहते हैं। और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि फैक्ट्री के अंदर कुछ भी होगा उसकी डेप्रिसिएशन कहा जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। और 10,000 किस्म के खर्चे होते हैं यार फैक्ट्री के, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। डन हो गई बात? पक्का? तो जनाब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर 3 कॉस्ट है। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल के 2 हिस्से, कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है दोस्त? फैक्ट्री ओवरहेड का। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है दोस्त? फैक्ट्री ओवरहेड का। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के 2 हिस्से सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। इनडायरेक्ट लेबर। बात समझ में आई मैंने क्या समझा दिया दोस्तों? बात समझ में आई मैंने क्या बता दिया? चले तो उसके बाद है मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस, ए मेरे दोस्तों सुनो सुनो सुनो, मैं बताएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है, लेकिन वो मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है। क्यों? मटेरियल लेबर तो अलग नाम से। जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है, लेकिन वो नाम डायरेक्ट मटेरियल है, ना वो डायरेक्ट लेबर है। तो कौन सा खर्चा है दोस्त? इसके अंदर ना सिर्फ 2 एग्जाम्पलें मिलती हैं हमें। इसके अंदर हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पलें मिलती हैं। एक हमें एग्जाम्पल मिलती है जनाब स्पेशल टूल की। स्पेशल टूल क्या होता है? सुनेंगे। कुर्सी बन रही है, कुर्सी चेयर बन रही है, हथौड़ी चाहिए। एक हथौड़ी कितनी कुर्सियां बना लेती है? एक हथौड़ी कितनी कुर्सियां बना लेती है? सर बहुत सारी बना लेती है। हम तो घर में देख रहे हैं, बचपन से एक कुर्सी पड़ी हुई है, गुम हो जाए तो अलग बात है, खत्म होते भी नहीं देखा हमने उसको। एक प्लास कितनी जगह इस्तेमाल हो जाता है बॉस? बहुत सारी जगह। गुम हो जाए तो अलग बात है, हमने उसको खत्म होते भी नहीं देखा, खर्च होते भी नहीं देखा। एक आरी, आरी पता ना, वो कितनी कुर्सियां बना लेती है? अब सवाल है 1 या 2?
उसके बाद वो आरी घिस जाती है, उसके जो ब्लेड निकले होते हैं, दांत निकले होते हैं, वो घिस जाते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, दूसरी आरी लेनी पड़ती है, ब्लेड चेंज करना पड़ता है, वो जो आरी होते हैं ना वो, तो वो कहलाता है मेरे पास स्पेशल टूल। यानी कि आपने कोई ऐसा टूल इस्तेमाल किया, आपने कोई ऐसा टूल इस्तेमाल किया जनाब जिससे, जो आपके प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली लग रहा है। आपने कोई ऐसा स्पेशल टूल इस्तेमाल किया जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको बनाने के बाद वो टूल आपका खत्म हो जाएगा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग जनाब, डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? बात समझ में आई दोस्तों मैंने क्या कह दिया? समटाइम ऐसा होता है कि जनाब कुछ प्रोडक्ट को आपने बनाया, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल इनपुट करना पड़ता है, उसकी मेकिंग में नहीं लग रहा लेकिन उसको टेस्ट करना पड़ता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। किसको? स्पेशल को नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट लगी है वो सब पे लोकेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलाई कर रहा हूँ, ठीक है जी, और उस पर मैं या यूं कह लो कि सिलाई मशीन में मैंने जो ऑयल डाला वो ऑयल बहुत महंगा है, फॉर एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट मटेरियल। वो ऑयल डालने के बाद वो कितनी शर्टें सी देगा नहीं पता, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, हो सकता है 3 दिन तक जरूरत ना पड़े, हो सकता है थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ जाए, नहीं पता ना यार, हमें उसका हिसाब रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा, अब ये जो मैंने इन ऑयल डाला है, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का ऑयल डाला और 10 शर्टें बना दी मैंने, तो हर शर्ट पे कितनी कॉस्ट गई? एग्री करते हो? ये हिसाब किताब रखना मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं सर पूरे महीने कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, कितने ऑयल लगा, और पूरे महीने कितने यूनिट बने, डिवाइड मान लो, जिंदगी आसान। लेकिन आरी में ऐसा नहीं है। आरी के अंदर वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हो सकता है एक कुर्सी बनाते हुए 2 ब्लेड लग जाए आरी के, तो फिर वो जो कुर्सी बन रही है उसी पे चार्ज करूंगा मैं। इसीलिए मेरे पास क्या कहलाता है, स्पेशल टूल। दूसरे इसके अंदर होता है भाई मेरे पास रॉयल्टी। दूसरा इसमें क्या है मेरे पास, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या चीज होती है बॉस? रॉयल्टी क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल जनाब, हमने बोला कि यार हमारी कंपनी है जिसका काम है जमीन में से कोयला निकालने का। हम लोग जमीन में से कोयला निकालते हैं, मार्केट में बेचते हैं। हमने बोला ठीक है सर, वो कंपनी है हमारी। हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया 1 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट की जमीन है ना यार, हमारी जमीन तो नहीं है, गवर्नमेंट की जमीन है। हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया कि सर आप जनाब लाइसेंस दे दें, हम यहाँ से कोयला निकाल के बेचेंगे। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप 10 करोड़ रुपए दे दो। हमने 10 करोड़ रुपए पे कर दिए। आपने उसमें से जो कोयला निकला सिर्फ 1 लाख रुपए का कोयला निकला। हमें नहीं पता जमीन के अंदर क्या है। हम जब जमीन को खड्डा खोद के अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर कितना कोयला है। उससे पहले तो हम अंदाजा लगा रहे होते हैं। वो पता चला यार 10 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट को पे किया, अंदर से कोयला कितने का निकला है, सिर्फ 1 लाख रुपए का। तो कंपनी की तो बच गई, कंपनी तो गई। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हमने गवर्नमेंट को कितने पैसे दिए हैं, 10 करोड़ रुपए, अंदर से जो कोयला निकला वो तो अरबों खरबों का निकला, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई, निकला जा रहा है बार बार, तो गवर्नमेंट गई। हमने बोला यार ऐसा सिनेरियो ना करें। क्या करें दोस्त? हमने बोला सर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, तो एक काम करते हैं हम पर किलो के हिसाब से पैसे डिसाइड कर लेते हैं। 1 किलो कोयला निकलेगा या 1 मेट्रिक टन निकलेगा, उसके पैसे फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, 2 निकालोगे तो 100। मैंने कहा ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, और रॉयल्टी ऐसे डिसाइड होती है, ये कहलाती है रॉयल्टी। यानी कि हर प्रोडक्ट पे, हर किलो पे, हर केजी पे लग रही है, डायरेक्टली अप्लाई हो रही है। 1 किलो के 50 रुपए। क्या ये मटेरियल है? नहीं। क्या ये लेबर है? नहीं। लेकिन खर्चा तो है, और जाना भी कहां चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। क्यों? प्रोडक्ट वाइज डायरेक्ट लग रहा है, तो मटेरियल पे भी नहीं जाएगा, लेबर भी नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? पक्का? जनाब एक बात बताइए, आपने रेस्टोरेंट खोला एक बड़ा जबरदस्त बेहतरीन सा, आपने एक रेस्टोरेंट खोला जनाब बड़ा जबरदस्त बेहतरीन सा, केएफसी जैसा टेस्ट है, बिल्कुल डिट्टू कॉपी। अगर केएफसी का बोर्ड लगा लोगे तो सेल ज्यादा होगी या कम होगी? बहुत ज्यादा होगी। केएफसी का बोर्ड हटा दोगे, अपना कोई अनशन बोर्ड लगा दोगे, तो सेल ज्यादा होगी कम होगी? केएफसी के मुकाबले में कम होगी। तो जनाब हमने बोला एक काम करते हैं, हम केएफसी का बोर्ड लगा देता है। क्या प्रोडक्ट बिक पाएगा? बिल्कुल बिकेगा, खूब सारा बिकेगा। लेकिन क्या आप बोर्ड लगा सकते हैं? नहीं सर, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी केएफसी वालों से। केएफसी वाले बोलेंगे ठीक है सर, मैं आपको इजाजत देता हूं, आप लगाइए बोर्ड, लेकिन आपको जो माल बिकेगा ना वो हमारे नाम की वजह से बिकेगा। केएफसी का नाम दिखेगा, लोग रुक जाएंगे। तो मैंने बोला यार बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। आपकी जो बर्गर बिकेंगे वो हमारी वजह से बिक रहे हैं, तो इसका इतना पोर्शन हमें जाना चाहिए।
पर बर्गर 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, वट एवर, वो हमें जाना चाहिए। तो वो जो दुकान है जो पर बर्गर KFC को पैसे पे करेगी, वो प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है? बिल्कुल डायरेक्ट लग रहा है। क्या वो मटीरियल है? नहीं। क्या वो लेबर है? नहीं। बल्कि कौन सी कॉस्ट है वो? डायरेक्ट एक्सपेंस है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? एक और एग्जाम्पल दोस्त, मैंने बोला यार मैंने किताब लिखी है, मैंने वो पब्लिश करवानी है। मैं चला गया प्रिंटिंग हाउस के बाद जो किताबें छापते हैं, किताब छापने वाले को मैंने बोला भाई जरा हिसाब किताब करो, ये किताब है 100 पेज की है, मैंने आपसे छपानी है। तो किताब वाले ने बोला यार 100 रुपए की इंक लगेगी, 100 रुपए की लेबर की कॉस्ट है, 100 रुपए का बिजली का बिल आएगा, 300 रुपए की कॉस्ट आएगी। फैक्ट्री वर्क से मिला के कितनी कॉस्ट आएगी? 300 रुपए की। 100 रुपए दुकान वाला वो प्रिंटिंग वाला बोल रहे 100 रुपए में अपना प्रॉफिट रखूंगा, 400 रुपए की इसको बेचते हैं। मैंने बोला भाई मेरे पैसे कहाँ है? आपकी किताब के कागज को देखने के लिए तो लोग किताब नहीं खरीदेंगे ना यार, उसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ वो पढ़ने के लिए किताब खरीदेंगे। वो मटेरियल किसने लिखा है? मैंने लिखा है। तो भाई मेरा शेयर का है, तो वो प्रिंटिंग हाउस वाला मुझे भी पैसे देगा। उस प्रिंटिंग हाउस वाले के लिए क्या है? कॉस्ट है। कैसे किताब ले, कैसे पैसे देगा मुझे? पर बुक के हिसाब से देगा। ये नहीं कि 1 लाख रुपए देके मुझे साइड पे कर दिया, पता चला उसने 1 करोड़ किताबें बेच दी तो उसके मजे। पता चला उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए और एक किताब भी नहीं बिकी तो मेरे मजे। हमने बोला नहीं, ऐसा हिसाब किताब नहीं होगा, पर किताब के हिसाब से रखो। अब वो जो पर किताब मुझे 50, 60, 100 रुपए जो भी देगा, वो उस प्रिंटिंग हाउस वाले के लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? तो बॉस फाइनली डिसाइड क्या हुआ? फाइनली डिसाइड ये हुआ कि दोस्त हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फाइनली डिसाइड क्या हुआ कि किसी भी गुड्स को तैयार करने के लिए, हमारे पास 4 कॉस्ट लगती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 1, 2, 3 और 4। भैया कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा सर इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखा आपने, क्योंकि मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? फैक्ट्री ओवरहेड यानी के FOH। तो इनडायरेक्ट मटेरियल यहां चला गया। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? दूसरा मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पे? डायरेक्ट लेबर। सर इनडायरेक्ट लेबर नहीं लिखा, वो कहां चला गया? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चला गया। तीसरी कॉस्ट कौन सी मेरे पास? डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आई? तो किसी भी गुड्स को तैयार करने के लिए, माल बनाने के लिए, प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है? 4। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा कोई कॉस्ट और नहीं है। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई परेशानी किसी को नहीं है? दोस्त कॉपी करें और कोई सवाल है तो पूछे। यस बॉस। क्वालिटी कंट्रोल लेबर के अंदर आता है, डायरेक्ट लेबर के अंदर। उसके बगैर, हाँ उसके बगैर आगे पास नहीं हो पाता। नहीं, सम टाइम क्या होता है वो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं क्या इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज डालें। किसके अंदर? सुपरवाइजर अलग चीज होते हैं। सुने मेरे भाइयों, हाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जी मेरे भाई, किसी को कोई मसला? ऑल ओके, ऑल गुड, सब क्लियर? अच्छा भाई सुन लो मेरे दोस्तों, यार इस बार हम लोगों ने एक चेंजेस की है। वो क्या चेंजेस की है कि कॉस्टिंग के एक जो है, एक मैं पढ़ाता हूँ, सही है, और कॉस्टिंग के एक बहुत अच्छे, बहुत मशहूर टीचर हैं पुराने, सर काशिफ जिया। तुम लोगों ने शायद नाम सुना उनका। किसने सुना है उनका नाम? कराची के अच्छे मशहूर टीचर हैं, ICMA के अंदर पढ़ाते हैं। तो उनको हमने इस बार जो है ना बोला है कि यार आप जो है ना वो चंद टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 1-2 चंद टॉपिक वो शेयर कर लेंगे ताकि उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मिल जाए। वो अच्छे बड़े मशहूर टीचर हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो पहले पढ़ाते थे CA को, लेकिन बीच में 2 साल उन्होंने ब्रेक किया था, वो अपने बिजनेस में टाइम दे रहे थे। तो बिजनेस उनका माशाल्लाह एस्टेब्लिश हो गया। तो अब उनसे हमने बोला कि यार आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें और जो है वो कॉस्टिंग के चंद टॉपिक ना शेयर कर लें। तो अभी मैंने उनको बुलाया, वो ऊपर हैं, भी आ रहे नीचे, तो आप लोगों से थोड़ी हेलो कर लेंगे। वो बता देंगे आपको कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। कुछ टॉपिक वो शेयर करेंगे, ठीक है। हमने जो सिलेबस लिखवाया था मैं आपको बता दूंगा, उस सिलेबस के अंदर जो है वो कौन कौन सा पोर्शन वो शेयर करेंगे। उसमें एक CVP है, एक रेलिवेंट कॉस्टिंग है और एक और कोई है।
मैंने जो सिलेबस लिखवाया था उसमें देख लो, उसमें एक सीवीपी है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, एक रेलिवेंट कॉस्टिंग है, और एक और टॉपिक है मेरे जहन में नहीं आ रहा। हाँ हाँ शायद ऐसे ही है, ऐसे ही, जहन में नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो उनकी क्लासेस में जो है वो जो कमिंग वीक है, अभी जो आएगा मंडे वनडे, उससे मैं स्टार्ट करवा दूंगा। वजह ये है, वजह इसलिए भी है भाई क्योंकि अब ईद खत्म, रमजान खत्म, अब पढ़ाई चालू, अब क्लास होंगी फुल फ्लैश, उनकी भी क्लास लगेंगी, मेरी भी क्लास लगेगी, अब पढ़ना है, क्योंकि अब 2 महीने के बाद फिर बकरीद की छुट्टी आएंगी, तो उससे पहले हमने अच्छा खासा कोर्स खींच लेना है, फिर बकरीद की छुट्टी आएंगी, फिर उसके बाद फिर हमने मजीद कोर्स खींचना है, और फिर बारिशों का भी सीन होगा मुंह से, तो ये सेशन ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो हम लोग को अपना कोर्स ना अभी से खींचना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? डन है? अभी सर आते हैं तो मैं इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के यार। आईसीएमए के अंदर वो उनका ना बहुत बड़ा, आईसीएमए का नाम तो सुना होगा ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का जो है, उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है, बड़ा जबरदस्त पढ़ाते हैं वो। चले दोस्त, डन है भाई? हाँ यार, इसके अंदर आती दो है, जितनी किताबें भी छाटोगे ना उसके अंदर ये दो नजर आएंगी, और हम लोग को प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल काम भी करता हूँ इसका, तो प्रैक्टिकली में मिलती भी 2 चीजें। वो भाई सही है, लेकिन वो सर्विस इंडस्ट्री है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, हम तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आई कैब आपके एग्जाम के अंदर ये नहीं बोलता कि यार पूरी इंडस्ट्री का सिनेरियो बना के दे और वो बोले कि यार बताओ ये डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो ये नहीं बोलता, क्योंकि आई कैब पेपर बनाते हुए सोचता है कि बच्चे हो आप फैक्ट्री के धक्के खा के नहीं आए, तो आपको नहीं पता प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आपसे बुकिश नॉलेज ही पूछता है। तो ये एक अच्छा बैलेंस है, आई कैब भी, एसीसीए भी, हर कोई यही करता है, सही है, सही है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ना अलग अलग सीन होता है ना। फ्यूल का मैंने बताया ना, फ्यूल एक इंडस्ट्री में कुछ है, एक इंडस्ट्री में कुछ है। अब तुम लोग होकर तो नहीं है, तुम लोगों को तो नहीं पता ना यार, ये गुल अहमद वाला जो है वो बिजली खुद बनाता है, हमने तो ये सुना था कि यार वो कपड़ा बनाता है, बिजली के इलेक्ट्रिक से चल रही होती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के भरोसे रहे तो हो गया काम, बिजनेस तो ठप हो जाएगा उनका। डन हो गई बात? आगे बढ़े, चले दोस्तों, तो हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा जनाब? हमने सीखा कि हमारे पास प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 4। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। हमें ये 4 चीजें पढ़नी है, 5वीं कोई चीज नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, ऐसा जनाब। डायरेक्ट लेबर कौन? जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा जनाब डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई ऐसा खर्चा जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है लेकिन ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है। और चौथा मेरे पास क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। बोले तो फैक्ट्री के ढेर सारे खर्चे, बिजली का बिल, गैस का बिल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, चौकीदार की सैलरी, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर भी इस पे जाता है। अगर कोई आप खाना खिला रहे हो लेबर को तो वो खर्चा भी किसके अंदर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। लेबर को अगर पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी हुई है तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो दी हुई है वो खर्चा भी किसके अंदर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? चले दोस्तों, एक जरा क्विक टेस्ट ले वर्बली। मुझे ये बताओ फाइनेंस मैनेजर की सैलरी कहां जाएगी? फाइनेंस मैनेजर की सैलरी कहां जाएगी? अबे इधर जाएगी एडमिन के अंदर। कैसी बातें कर रहे हो? फैक्ट्री के अंदर बैठ के काम करेगा क्या वो? कैसी बात है? एचआर मैनेजर की सैलरी कहां जाएगी? एडमिन के अंदर। गुल अहमद है, उसकी पूरी दुकान है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस दुकान का जो मैनेजर है उसकी तनख्वाह कहां जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसका काम प्रोडक्ट सेल करना है दोस्त, दुकान का हेड है यार वो। एसी लगा हुआ है, एसी की डेप्रिसिएशन दोस्त कहां जाएगी? डिपेंड करता है कहां लगा हुआ है। दुकान पे लगा हुआ है तो सेलिंग एंड, कारखाने फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड, और अगर ऑफिस के अंदर लगा हुआ है तो एडमिन के अंदर। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? पक्का लॉजिक है। चेयर, कुर्सी है, कुर्सी की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन होती है ना सर, कहां जाएगी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन? डिपेंड है कहां रहे। अगर फैक्ट्री के अंदर है तो फैक्ट्री ओवरहेड, दुकान पे है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस के अंदर है तो एडमिन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, ठीक से। डन हो गई बात? चले दोस्त, एक आध कॉन्सेप्ट पे और बात करते हैं। दोस्तों एक आध कॉन्सेप्ट पे और बात करते हैं।
इन्वेंट्री के ऊपर हमने बात की थी? नहीं की थी। आओ लड़के, हमने बोला दोस्त इन्वेंट्री क्या चीज होती है? इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाता है, हाँ या ना? इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाता है। सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। एक बिजनेस मेरे पास होता है ट्रेडिंग बिजनेस। सर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री कौन सी है? ट्रेडिंग बिजनेस होता है क्या है? जो चीजों को खरीदता है, अपना प्रॉफिट रख के आगे बेच देता है, या चीजों को खरीदता है, उसकी शक्ल को बगैर तब्दील के आगे बेच देता है। कह सकता हूं मैं? कह सकता हूं दवा को मेडिकल स्टोर, दवाइयां खरीदी ऐसी बेच दी आगे, उसमें कुछ मिक्स फिक्स करके तो नहीं बेचता ना भाई। कौन सा बिजनेस है दोस्त? ट्रेडिंग बिजनेस। इसमें इन्वेंट्री को हम क्या कहते हैं दोस्त? इसमें इन्वेंट्री कहलाती है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाती है, ऐसा। और स्टॉक भी कहा जाता है इसको, स्टॉक। दूसरा बिजनेस कौन सा होता है दोस्त? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वाला ना कोई चीज खरीदता है ना कोई चीज बेचता है, बल्कि सर्विसेज देता है। तो लड़के इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं होती। तीसरा कारोबार कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करता है? गुड्स को बनाकर फिर बेचता है। जिस शक्ल में खरीदता है उसकी शक्ल को चेंज करके फिर बेचता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग। सुने दोस्तों, सुने, मैन्युफैक्चरिंग वाले खरीदते क्या? टेक्सटाइल की एग्जांपल लेते हैं। खरीदते क्या है? रॉ मटेरियल बोलो या मटेरियल बोलो, एक ही बात है। रुई, रुई, टेक्सटाइल वाले रुई। रुई से क्या बनाया जाएगा? कपड़ा। लेकिन कैसे बनाया जाएगा? पहले उससे बनेगा धागा, फिर धागे से बनेगा सफेद वाला कपड़ा, फिर उस पर कलरिंग होगी लाल पीली नीली, फिर जाके कपड़ा बनेगा। लंबा प्रोसेस होता है बॉस, लंबा प्रोसेस होता है। सर अभी हमने क्या खरीदा है? कॉटन, रुई। मेरे पास क्या है? वो मटेरियल। अभी उसको मटेरियल को, रुई को हमने उठा के मशीनों में डाल दिया, अभी वो धागा बन रहा है, धागा बना, फिर उसके बाद वो सफेद वाला कपड़ा बना, फिर उसमें भी कलर होने जाएगा, आधा कलर हुआ है, सूख रहा है, महीना खत्म हो गया, अकाउंट्स बनाने हमने। तो ये जो है अभी कलर आधा हुआ है, पौना हुआ है, नहीं हुआ, अभी मशीनों के अंदर रुई डली हुई है जनाब, इसका मतलब अभी प्रोडक्ट बन रहा है, बना नहीं है। क्या ये मटेरियल है? मटेरियल अपनी पहचान को खो गया ना, अब रुई तो नहीं है वो। क्या कपड़ा बनी है? नहीं। तो क्या चीज है दोस्त? ये काम अभी चल रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। और जब वो कपड़ा तैयार होगा, रेडी टू सेल होगा, तैयार हो जाएगा, कैसा तैयार होगा कि बिल्कुल बिकने के काबिल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। के गुड्स आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला करेंगे? वर्क इन प्रोसेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला करेंगे? फिनिश गुड्स। तो दोस्तों हमें कैफ 3 कॉस्टिंग पढ़ते हुए सारा फोकस कहाँ रखना है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के गुड्स को हम खुद बनाकर बेचेंगे, और जो खुद गुड्स को बनाकर बेचेंगे उसकी इन्वेंट्री कितनी होंगी मेरे पास? 3। एक रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ, जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। दूसरा वर्क इन प्रोसेस, अभी प्रोडक्ट बन रहा है, इन प्रोसेस के फेज में। और तीसरा माल आपका तैयार हो चुका है, बस बिकना बाकी है। तो ये मेरे पास कहलाता है फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेरे पास 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है। बात समझ में आई मेरे दोस्त? पक्का? लॉजिक क्लियर? कॉपी करे दोस्त। हाँ, बेचते नहीं है ना हम लोग, बेचते थोड़ी, सर्विस दे रहे होता है। जैस लो, जैस वाला क्या बेचता है? केनस कुछ नहीं बेचता। वो दूसरी इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री बेचने वाली नहीं है, वो कंज्यूमेबल्स कहलाता है। वो कंज्यूमेबल कहलाता है कि हम कंज्यूम कर जाएंगे, हमने खरीदा तो है लेकिन हम खा जाएंगे। इन्वेंट्री का मतलब वो चीज खरीदी बेचने की नीयत से, वो कंज्यूमेबल होता है। अगर एक टपाल वाले पत्ते वत्ते खरीदते होंगे, पता नहीं क्या करते हैं, मैंने वहां पे काम नहीं किया तो मुझे पता नहीं है। वो खरीदते हैं तो आगे उसको बेचते होंगे, ये इन्वेंट्री है। लेकिन कुछ पत्ते वो पी भी जाते होंगे, सही, वो कंज्यूमेबल्स है। के लिए कि इन्होंने जो है हमारे लिए टाइम निकाला, सर ने हमारे लिए जो है वो टाइम निकाला है और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारी बड़ी रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे साथ जो है वो कुछ टॉपिक पढ़ाएं, तो सर ने जो है वो फाइनली अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है और हमारे लिए जो है वो आप लोग को जो है वो कैफ 3 के वो चंद टॉपिक शेयर करेंगे। टॉपिक मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत वर्बली मैंने आप लोग को बता दिया था। भाई सर ये हमारे बच्चे, ये भी PRC से आए हैं और बिल्कुल नन्हे काके BCA के ना,
नहीं लग तो नहीं रहा है। चले खैर इंशाल्लाह, बस ये काफ़ी है। ये ऑनलाइन वाले अच्छा सॉरी यार। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हो रही है पूरी। सर आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है। मेरी बड़ी बुरी प्रेजेंटेशन है, पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन पता है आपको, एक इसमें एक साइंस है, कहते हैं जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती उसका दिमाग बड़ा क्रिएटिव होता है। मैंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। चले ठीक है, थैंक यू बेटा। यार मैं तो जब केएनएस में कैफ 8 की पैदाइश हुई थी तो वहाँ से मैंने पढ़ाना केएनएस में शुरू किया था। कैफ 8 था ना जब पिछले उसके अंदर स्कीम के अंदर, तो कैफ 8 का पहला बैच मैंने लिया था। फिर कैफ 8 कंप्लीट किया था, यानी जब कैफ 8 ख़त्म हुआ फिर कैफ 3 के भी शायद 1 या 2 बैचेस मैंने पढ़ाए थे। फिर मेरे कुछ अपने कमिटमेंट्स थी तो मैं थोड़ा सा उस साइड पे निकल गया था। वो मुझसे ज़रा टाइम ज़्यादा मांग रही थी चीज़, फुल टाइम। तो 1-2 साल मैंने ज़रा अवॉइड किया हुआ था टीचिंग को। फिर अभी इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई तो फिर मैंने इंशाल्लाह अब बीच में रहा हूँ, मैं टच में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो कुछ टॉपिक सर तला ने कहा कि पढ़ा देंगे, माशाल्लाह अच्छी ऑफ़र आ गई है सर तला तो ये है, तो इंशाल्लाह हम दोनों मिलके शेयरिंग कर लेंगे। टॉपिक सर तला बता देंगे कौन से मेरे पास हैं, कौन से आपके पास हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया था, अल्लाह का शुक्र है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो जब तक समझ में ना आए आगे नहीं बढ़ता। सुकून से पढ़ेंगे, तफरियाँ भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। यानी डिसिप्लिन है फिर हर तफरी अच्छी है। अगर डिसिप्लिन आउट होगा तो फिर वो तफरी करने का दिल नहीं चाहता। और ग्रेजुअली, क्योंकि मैं कोई क्या नाम है उसका इंडियन, कपिल शर्मा तो हो नहीं कि आते साथ तफरियाँ शुरू कर दूंगा। आई नीड सम टाइम, समझ गए आप। ग्रेजुअली जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजाक भी होगा, मस्तियाँ भी होंगी, तफरियाँ भी होंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है और वो है हमारा पेपर निकलना चाहिए। पेपर कैसे निकलेगा, जाहिर है उसके लिए तैयारी भरपूर कराएंगे। जितने सवालात हो सकते हैं कॉन्सेप्चुअली भी कवर करें, प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह बहुत डिटेल में कराते हैं। सर तला को मैं भी देख रहा था, इन्होंने जो बुक बनाई हुई माशाल्लाह से बड़ी डिटेल में, मैं भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत मैं आ जाता हूँ डिटेल में। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा डिटेल नज़र आएगी दोनों जगह से। बाकी समरीज देखो बेटा, पेपर कॉस्टिंग का पेपर वैसे मुश्किल है आसान है, क्या ख्याल है? बोलो भाई क्यों बताओ सर, 2-4 मिनट ले लूँ? जी सर बिल्कुल। जी बोले। डिटेल मैथ्स है। अबे मैथ्स ही तो नहीं है इसमें, ऐसे ही बोलना, मजाक कर रहा हूँ। सुनो इधर, प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइनिंग बाय आई कैप। पहले ही पेपर में 0 टू हीरो वाला गेम है। अभी आप एसीसी उठा के देखो तो मैं देख रहा था एक दफ़ा वो छोटे छोटे पेपर कर करके उसे लेके जाते हैं, वो स्टूडेंट पे बर्डन नहीं आता। वो 3 महीने में एक पढ़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब वो F5 पे पहुंचता है वो ठीक ठाक जो है ना मेंटली स्ट्रांग हो चुका होता है। हमारा क्या मसला है, हम पढ़ते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। ये 10 मिनट्स में मीटिंग बोल रहे हैं एंड हो जाएगी, आप चेक करवा लो उसको, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो इंशाल्लाह विद ड्यू टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम देंगे, इंशाल्लाह सुकून से पढ़ेंगे तो होपफुली अल्लाह ने चाहा अच्छा कवर हो जाएगा। सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता दें। अच्छा ये मैं बता दूं कि एक सेकंड, मार्केट चल रहे हैं अभी? जी सर अच्छा ये मैं बता दूं भाई कि सर काशिफ जब कैफ 8 यानी कि कॉस्टिंग सीए का पढ़ा रहे थे तो इनके स्टूडेंट का मैरिज सर्टिफिकेट आया था, शायान का। हाँ 2-3 आए, 2-3 आया, मेरा अभी तक एक भी नहीं आया। नहीं वो आप लोग लोगे वो बच्चा अभी जो है वो सीए क्वालिफाई करके यूके के अंदर बैठा हुआ है। बिलाल हाँ, बिलाल सी फाइनल में भी आया था। हाँ मेरे साथ पढ़ा था। तो सारे के जो है बच्चों के जो है ना वो मैरिज सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। तो इस बार इंशाल्लाह आप लोगों ने लेना, इंशाल्लाह। ठीक हो गया भाई? किसी को कोई सवाल पूछ सकते हैं आप, कुछ पूछ सकते हैं? मासूम लग रहे हैं। पीआरसी सर, पीआरसी आया है अभी कैफ की हवा लगेगी।
अभी कैफी हवा लगेगी। चले फिर मैं इंशाल्लाह ट्यूसडे को सर की पहली क्लास होगी। मेरा पहला टॉपिक शायद मैं स्टार्ट करूंगा बेटा। मेरा वैसे पहला टॉपिक है सीवीपी, शायद सुना हो आप, ब्रेक। लेकिन मेरी आदत है मैं उस चैप्टर से पहले भी एक छोटी सी बेसिक कराता हूँ, 2-3 दिन ना मैं थोड़ा सा बेस से चलेंगे इंशाल्लाह और एडवांस तक चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो 1-2 दिन उस पर कराऊंगा पहले, फिर मैं स्टार्ट करूंगा होपफुली ब्रेक। तो मैं इंशाल्लाह आपको हैंडआउट शेयर करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम ट्यूसडे को होपफुली मैं डन है सर। इजाजत है मुझे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। चलो दोस्तों, डन, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े चलेंगे। तो भाई फाइनली हमें पता ये चला, दोस्त हमें पता ये चला कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दोस्तों, हमारी जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पे? 4। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। दोस्तों मुझे इनका बिहेवियर डिस्कस करना है, ये कॉस्ट आती कैसे है, इन कॉस्ट की मूवमेंट क्या है। तो जनाब हमारी अगली हेडिंग है दोस्तों, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कॉस्ट बिहेवियर की। हमारी अगली हेडिंग है दोस्तों कॉस्ट बिहेवियर की। सुनेंगे मेरे भाई, बहुत गौर तलब। कॉस्ट बिहेवियर, अगर आपको ये कॉस्ट बिहेवियर समझ में आ गया, यकीन जानो आपको 50% कॉस्टिंग ऐसे ही समझ में आ जाएगी, सुने, हमने अपने कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट यही है दोस्त, इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। हमने अपने कॉस्ट बिहेवियर को 4 हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम इसको अपनी 4 हेडिंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले बिहेवियर का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरे का नाम फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरे का नाम सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या इसको हम लोग मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। और इसको मैं बोलूंगा आखिरी वाले को स्टेप कॉस्ट या फिर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। डन है दोस्तों। सुने भैया, आइए पहली कॉस्ट, पहली डेफिनेशन में पढ़ने जा रहा हूं। कौन सी कॉस्ट है ये? तोड़ो इसको, क्या बना? वेरी का उर्दू में तर्जुमा करो, क्या बना? वेरी का मतलब चेंज, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाओ तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाओ तो कोई यूनिट नहीं बनाओ तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल कॉस्ट। सुनेंगे जनाब, एग्जाम्पल से समझते हैं जनाब। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल की। भैया डायरेक्ट मटेरियल की, फॉर एग्जाम्पल कुर्सी बन रही है, एक कुर्सी, एक यूनिट बनाने के लिए 5 किलो लकड़ी चाहिए। कितनी लकड़ी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 5 किलो लकड़ी, और 1 किलो लकड़ी जो है वो 100 रुपए की है। तो एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट जाएगी? एक कुर्सी बनाने पे लकड़ी कितनी लग रही है दोस्त? 500। 2 बनाऊंगा तो 1000, 2 कुर्सियां बनाऊंगा तो 1000, 10 बनाऊंगा तो 5000, 100 कुर्सियां बनाऊंगा तो 50,000, ऐसा। और अगर मैं कोई कुर्सी नहीं बनाऊं, एक महीने मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया, तो कितनी कुर्सी खर्च होगी? कितनी लकड़ी कितनी खर्च हो जाएगी? 0। सुनना, कम यूनिट बना रहे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा कॉस्ट, कोई यूनिट नहीं बना रहे तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। ऐसी कॉस्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरी हो रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। आओ लड़के इसकी डेफिनेशन सीखो। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं जनाब, टोटल कॉस्ट के अंदर मैं क्या बोलूंगा? चेंज विथ प्रोडक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहेगी। कम यूनिट बनाएंगे तो
कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट, कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। आइए दोस्तों, पर यूनिट में क्या होगा, आइए आइए, पर यूनिट 500 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है एक कुर्सी बनाने के लिए, तो पर यूनिट कितना, 500। अभी मैं डिस्काउंट वाला सीन नहीं कर रहा, डिस्काउंट को हटाओ। 1000 की कॉस्ट आ रही है कितनी कुर्सियों के लिए, तो एक कुर्सी के लिए कितना, 500। 5000 की कॉस्ट आ रही है 10 कुर्सी के लिए, तो पर यूनिट कितना, 500। 50,000 की कॉस्ट आ रही है 100 कुर्सियों के लिए, तो पर यूनिट कितना, 500। लड़के पर यूनिट में क्या सीन है, इसकी डेफिनेशन पर यूनिट पे मैं क्या लिखेगा, कांस्टेंट। क्या लिखूंगा मैं, कांस्टेंट इन पर यूनिट में कैसी रहेगी दोस्त, ये कॉस्ट आपके सामने की बात है, आपके सामने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल। अब अगर गारमेंट फैक्ट्री होगी तो एक शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर कपड़े चाहिए, तो 2 शर्ट के लिए कितने चाहिए होंगे, ज्यादा शर्टें बनाओगे तो ज्यादा मीटर कपड़ा। कोई शर्ट नहीं बनाई, फैक्ट्री को ताला, तो कितना मीटर कपड़ा खर्च हो जाएगा, 0, वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, दोस्त, ये कौन सी कॉस्ट है मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने। ये कौन सी कॉस्ट है दोस्त, वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मजदूर को देख लें, लेबर कौन से लोग हैं सर, लेबर की पहले बात करते हैं। आओ जनाब, डायरेक्ट लेबर। सर लेबर को पैसे कैसे दिए जाते हैं पता है आपको, आर्ली रेट के हिसाब से। आर्ली रेट भी कैसे डिसाइड होता है, सुनना। अभी मिनिमम वेज कितनी चल रही है, अभी मिनिमम वेज चल रही है 37,000 गवर्नमेंट की तरफ से होती है। कम से कम मजदूर की तनख्वाह कितनी है, सुबह आएंगे, टाइम इन करेंगे, पैसे बनना चालू। अब वो टाइम इन करके भाग जाए, कोने में जाके सो जाए, पैसे मिलेंगे उसको, पैसे मिलेंगे उसको। यही तो सुपरवाइजर का काम होता है कि भाई बंदे कहाँ है, सो तो नहीं रहे उधर। सुपरवाइजर को तनख्वाह इस बात की मिलती है, वो टाइम इन करे निकल जाए, 2 घंटे कैंटीन में रहकर आ रहा है, फिर स्टोर में जाके 2 घंटे सो रहा है, फिर उसके बाद खाना खा रहा है, फिर सो रहा है, वो घर चला जा रहा है, पैसे मिलेंगे उसको। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। आर्ली रेट कैसा डिसाइड होता है, 37,000 डिवाइडेड बाय एक महीने में कितने दिन है दोस्त, 30 दिन। 4 संडे निकाल दिए, संडे के पैसे नहीं मिलते, तो पर डे कितने काम करेगा वो, 26 दिन। तो पर डे की तनख्वाह कितनी, कैलकुलेटर इस्तेमाल करके मुझे बताते हो एक दिन की कितनी तनख्वाह। संडे वनडे को पैसे नहीं मिलते उनके भाई, उनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती लेबर की। आपकी और मेरी अय्याशी होती है, कैजुअल लीव भी चाहिए, एनुअल लीव भी चाहिए, सिक लीव भी चाहिए। लेबर को कोई छुट्टी नहीं होती। कितना दोस्त, 1 4 2 3, यानी कि एक दिन के कितने पैसे दे रहा हूं मैं मजदूर को, 1 4 2 3। कितना दोस्त, 1 4 2 3 डिवाइडेड बाय एक दिन में कितने घंटे, 8 घंटे है। अब 24 घंटे काम थोड़ी करेगा, सुबह 9 बजे आएगा, 5 बजे जाएगा, तो 8 घंटे हुआ ना यार, 8 घंटे काम करेगा। तो एक घंटे के कितने पैसे, 170 178 पर आवर। लेबर को एक घंटे के 178 दिए जाते हैं। ये हिसाब किताब होता है। जो बोलते हैं ना लेबर को आर्ली दिए जाएंगे, ऐसे होता है। सुबह 9 बजे टाइम इन करेगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है फौरन मशीन पे जाके बैठ जाएगा, काम चालू कर देगा। 5 बजे मशीन से उठेगा, काउंट करेगा, चला जाएगा। लेबर को पैसे ऐसे मिलेंगे 178। लेबर ने टाइम इन किया, सुबह 9 बजे चला गया, 5 बजे, 8 घंटे के पैसे, कितने पैसे कमा के जा रहा है, 1423। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया। अब वो तो सुपरवाइजर के ऊपर है कि यार उससे वो काम करवाए, सोने ना दे उसको, वो सुपरवाइजर का काम है। लेबर आई 10 बजे, 1 घंटा नहीं आया, किसी काम से चले गए। लेबर ने कितने बजे टाइम इन किया अपना, 10 बजे, 5 बजे चले गए, कितने घंटे के पैसे मिलेंगे उसको, 7 घंटे के। 1 घंटे के पैसे कट जाएंगे, 1 घंटे के पैसे उसके कट जाएंगे। 178 मल्टीप्लाई पे कितने घंटे के, 7 घंटे की। ये हिसाब किताब होता है। डन हो गए, आओ जी वापस। हमने बोला दोस्त एक कुर्सी बनाने में लेबर के लगेंगे 6 घंटे। एक कुर्सी बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे, 6 घंटे। 1 घंटे के मैं कितने पैसे दे रहा हूं लेबर को, 178। तो कितना दोस्तों, एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट, 10। एक कुर्सी बनाएंगे तो कितने पैसे लेबर के मिल जाएंगे, 106 है। 2 कुर्सियां तो 21
10 कुर्सियां तो 100 कुर्सियां तो, और अगर मैं कोई कुर्सी नहीं बनाऊं तो मैं लेबर को घुसने भी नहीं दूंगा, बोलूंगा भाई काम ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, जा तू यशी कर। ये थोड़ी लेबर को बोलूंगा आ तू टाइम इन करो अंदर आके क्रिकेट खेल, अबे भाई तेरा कोई काम ही नहीं है तो जा। तो मैं लेबर को कोई पैसे भी नहीं दूंगा, मैं टाइम इन करने नहीं दूंगा, दरवाजे बंद हो जाते हैं लेबर के। तुमने अक्सर फैक्ट्रियों के अंदर देखा होगा लेबर बाहर खड़ी हुई अंदर आने नहीं दे रही, क्यों सर अंदर काम ही नहीं है, अंदर काम ही नहीं है, ये टाइम इन कर देंगे तो इनके तो पैसे बन जाएंगे। कोरोना में क्या हुआ था, लेबर को घर बिठा दिया, सर फैक्ट्रियां बंद है, दुनिया बंद पड़ी है, कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी तो हम आपको किस बात के पैसे दें, आप घर बैठे पैसे नहीं मिलेंगे। कम यूनिट बना रहे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा कॉस्ट। तो किसकी डेफिनेशन में ये वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में। तो इसको भी हम लिखेंगे दोस्त, लेबर को वेरिएबल कॉस्ट। हाँ के ना, हाँ के ना। पर यूनिट का बताओ दोस्त, पर यूनिट का बताओ। 1068, एक यूनिट के लिए तो पर यूनिट भी इतना हो गया। इधर आइए जनाब, 2136 की कॉस्ट आ रही है 2 कुर्सियों के लिए, तो एक कुर्सी के लिए भी इतना। 10680, 10 कुर्सियों के लिए तो एक कुर्सी के लिए भी कितना, इतना। तो जनाब पर यूनिट में कैसी रहेगी दोस्त, ये कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी एक और एग्जांपल आ गई मेरे पास, कौन सी एग्जांपल आ गई भैया, डायरेक्ट लेबर। तो जनाब डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट, नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। वो दोस्त रॉयल्टी, खुद बताओ वेरिएबल है कि नहीं है, वेरिएबल है कि नहीं है, है। प्रिंटिंग हाउस वाली एग्जांपल तो मैंने किताब लिखी, पर किताब 50 रुपए मेरे। अब 1 लाख किताब बिचे या 1 लाख बिके, अगर एक बिकेगी तो मुझे कितने मिलेंगे 50, 2 मिलेंगी तो 100, 3 मिलेंगी तो 4, 5, 6, 7। तो कौन सी कॉस्ट दोस्त, वेरिएबल कॉस्ट। फिट हो गई दोस्त, किसी को कोई एतराज, हाँ के ना। फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे, बिजली का बिल, गैस का बिल, रेंट है, चौकीदार की सैलरी है, डेप्रिसिएशन है। आओ पहले बिजली के बिल पे आओ। हाँ हाँ, वो जो वाला पोर्शन है ना, वो वाला पोर्शन फिक्स हो जाता है। हो रखते हैं गवर्नमेंट वाले, बोलते हैं भाई थोड़े से पैसे में जमा कराओ, फिर बात आगे बढ़ेगी, एग्री होता है वो, फिर वो वाला पोर्शन फिक्स हो जाएगा। हाँ भाई, हमने बोला जनाब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बिजली का बिल। दोस्तों बिजली के बिल को आपने स्टडी किया, बिजली के बिल के अंदर क्या सीन होता है, जितनी ज्यादा बिजली खर्च करेंगे बिल उतना ज्यादा आएगा, जितनी ज्यादा बिजली खर्च करेंगे बिल उतना ज्यादा आएगा। सर्दियों में बिल कम हो जाता है क्योंकि बिजली खर्च ही नहीं होती, यूनिट आपने कम कंज्यूम किए, घर आप बंद करके 2 महीने के लिए घूमने फिरने चले गए, बिल आता है, बिल्कुल आता है। कौन सा बिल होता है दोस्त, वो कुछ होता है फिक्स, बदमाशी, वो भत्ता कह लो, बदमाशी, पीटीवी के पैसे बिला हो जाए, पीटीवी को नहीं देता बिला हो जाए, पीटीवी के पैसे कुछ पता नहीं 50-60 रुपए कितने हैं। और केएमसी का टैक्स भी डाल दिया हमारे अंदर बिजली के बिल के अंदर, और अंतर जंतर मंतर भी डाल दिया इन्होंने। 2 मिनट वो बदमाशी है, उसको 2 मिनट के लिए साइड कर दो। अब आओ बात, जितनी ज्यादा बिल कंज्यूम करेंगे, बिजली कंज्यूम करेंगे बिल उतना ज्यादा आएगा, जितनी कम कंज्यूम करेंगे बिल उतना कम आएगा। घर आप बंद करके चले जाओगे तो बिल कैसा आएगा, 0। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कौन सी हो गई मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ फिक्स का पोर्शन है, थोड़ा सा है। घरों के बिल कितने आते हैं दोस्त, नॉर्मल अब जो है ना 15-20 हज़ार आ रहा है, सिर्फ पंखा फ्रिज का, एसी वीसी की तो बात ही नहीं हो रही। कितना बिल आ रहा है, 15-20 हज़ार का, उसके अंदर फिक्स पोर्शन कितना है, 90 रुपए, 100 रुपए। तो आप बोलोगे यार वेरिएबल ही ना यार, ये क्या पंचायत में पढ़ू में छोटे मोटे चीजों पे। कंपनीज के अंदर बिजली का बिल कितना आता है, 1 करोड़ का, नॉर्मल है। 1 करोड़, 1.25 करोड़, ये नॉर्मल है बिजली का बिल। उसके अंदर फिक्स पोर्शन कितना है, 90 रुपए। क्या मैनेजमेंट मुझसे पूछेगी बताओ इसमें फिक्स है ये वेरिएबल है? तो इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल भी इसको क्या लिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट लिया जाता है। हाँ लेकिन किताब के लिए पढ़ते हुए हम उसको क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। एग्री, एग्री। तो जनाब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल पोर्शन भी आता है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल पोर्शन भी होगा। कौन सा वाला दोस्त, गैस वाला। गैस के अंदर भी सेम ही सीन होता है, जितनी ज्यादा गैस खर्च करेंगे बिल उतना ज्यादा आएगा। घर बंद करके चला जाए बिल कैसा आएगा, 0। वो बदमाशी के तौर पे थोड़ा सा उन्होंने फिक्स किया हुआ है। और दोस्त इलेक्ट्रिसिटी,
ऐसा ही है, किसी को एतराज नहीं है? चले दोस्त आगे आइए फिक्स कॉस्ट में। दोस्त फिक्स कॉस्ट क्या चीज है लड़के? फिक्स कॉस्ट क्या चीज है जी? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कम यूनिट बनाऊं या ज्यादा यूनिट बनाऊं, वो कॉस्ट फिर भी इंकर्ड होगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? फिक्स कॉस्ट। आइए सर एग्जाम्पल से सीखते हैं। ये मिटा दूं, इसकी तो जरूरत नहीं है। ये मिटा दूं, इसकी जरूरत तो नहीं है। सुनेंगे भाई, हमने बोला जनाब फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो रेंट है वो 50,000 रुपए रेंट है पर मंथ। कितना किराया दोस्त? फैक्ट्री का जो किराया है वो कितना है? 50,000। आइए जनाब, महीना जैन फेब मार्च, जनाब जनवरी के अंदर आपने 10,000 यूनिट बनाए, किराया कितना पे करोगे? 50,000। फरवरी के अंदर आपने 25,000 यूनिट बनाए, किराया कितना पे करोगे? 50,000। मार्च के अंदर आपने 50,000 यूनिट बनाए, किराया कितना पे करोगे? अप्रैल के अंदर आपने 1 यूनिट नहीं बनाए, बुरा वक्त चल रहा था, कोई ऑर्डर नहीं आया, फिर भी किराया कितना पे करोगे? 50,000। मैं कम यूनिट बनाऊं ज्यादा यूनिट बनाऊं, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो जनाब इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? टोटल कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? बोलो बोलो बोलो। नो चेंज विथ, सर प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगी, ये बाकी चेंज हो सकती है। हर साल किराया बढ़ता है 10% का, पता है तुम लोगों को? चेंज तो हो रही है। क्या प्रोडक्शन ये से बढ़ रही है? इन्फ्लेशन ये से बढ़ रही है। सर वो बढ़ेगी, ये नहीं कि 5 साल तक सेम रहेगा रेंट, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है, सर आपने एक और जगह भी किराए पे ले ली, सर बढ़ेगी। प्रोडक्शन की से तो नहीं बढ़ी ना दोस्त। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला सर? इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगी, किराया हर साल 10% बढ़ता है एटलीस्ट, पता है तुम लोगों को? सर उस वजह से तो बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ी। तो मैंने क्या लिखा है? नो चेंज विद प्रोडक्शन। दूसरा, पर यूनिट में क्या सीन होने वाला है दोस्तों? पर यूनिट में क्या सीन होने वाला है लड़के? पर यूनिट में क्या सीन होने वाला है? और चेक कर लेते हैं। डिवाइड करना पड़ेगा। 50,000 को 10,000 से डिवाइड कराऊं या 10,000 को 50,000 से? पक्का? कैसे? नहीं, कोई बंदा ऐसा हो गया सर 10,000 को 50,000 से डिवाइड करें? नहीं, कोई ऐसा है? पक्का? हाँ, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ये अक्सर कंफ्यूजन होती है यार एग्जाम के अंदर, मैं बता रहा हूं। बच्चे को सब पता होता है लेकिन फिर भी जज्बात में आके ना वो गलती कर देता है। सुनना, देखो इस जिंदगी का असूल याद रखो, दुनिया में सबसे ऊपर कौन है? पैसा। बस ये दुनिया का असूल, जिंदगी गुजारने का असूल क्या है? सबसे ऊपर क्या है दोस्त? पैसा। तो हमेशा डिवाइड करते हुए पैसे को हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट? 5। इधर कितनी दोस्त? 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, पर यूनिट कितना? 2। इधर कितना? 1। तो पर यूनिट कॉस्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पर यूनिट कॉस्ट में क्या हो रहा है दोस्त? चेंज हो रहा है। चेंज इन पर यूनिट, चेंज इन पर यूनिट। एग्जाम्पल बॉस, एग्जाम्पल जनाब बचा क्या है? सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड बचा है और कुछ नहीं बचा। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स वाला पोर्शन दोस्तों, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स वाला पोर्शन, बता मेरे दोस्त क्या क्या आएगा यहाँ पे? रेंट आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, और इंश्योरेंस आएगी, बिल्कुल ठीक बात है, और कॉपी। देखें, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कॉपी नहीं करना, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कॉपी नहीं करना, याद रखो, मैं कॉपी करने का मौका दूंगा। और दोस्त डेप्रिसिएशन, बिल्कुल खूबसूरत बात की जनाब। आप लोग आईए के अंदर डेप्रिसिएशन पढ़ के आ चुके हैं, हाँ या ना? एक मेथड तुमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर? पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है, दूसरे तीसरे पांचवे सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट, हाँ कि ना? प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और तुमने मेथड पढ़ा, कौन सा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक ही बात है, पहले साल अगर डेप्रिसिएशन आ रही है 10,000 तो दूसरे साल कितनी आएगी? कम। फॉर एग्जाम्पल 8,000, ऐसा ही है ना? तीसरे साल कैसे आएगी? और कम, फॉर एग्जाम्पल 7,800, फिर 6,000, ऐसी होता ना भाई?
वेरिएबल है कि फिक्स है? वेरिएबल के फिक्स? क्यों चेंज हो रही है यार? ये डेप्रिसिएशन क्यों चेंज हो रही है? प्रोडक्शन कैसे चेंज हो रही है? उसके फॉर्मूले के अंदर प्रोडक्शन डली हुई है। उसका तो फॉर्मूला ऐसा है यार, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। प्रोडक्शन तो है ही नहीं इसके फॉर्मूले में। वो आ रहा हूं। तो वो ये मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कौन सा मेथड है? कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रही, वो तो सारा उसका फॉर्मूला ऐसा बनाया अंग्रेजों ने। एग्रीड? कौन सी कॉस्ट है? डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फिक्स कॉस्ट है। अब आओ यूनिट आउटपुट मेथड, मशीन आवर मेथड। इस पे जो डेप्रिसिएशन है वेरिएबल है फिक्स है? ये वेरिएबल है। जितने ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगी, या जितनी ज्यादा मशीन बनेगी उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगी। बात मानते हो? तो कौन सी कॉस्ट है दोस्त? ये वेरिएबल कॉस्ट है। याद रहेगी बातें, लॉजिक बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, मस्त है एकदम। जनाब किसी को एतराज यहाँ पे? उम्मीद करता हूं आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत जरूरी है इसका समझना। कोई एतराज मेरे दोस्त? नहीं है? आओ जी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है दोस्तों? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हाँ, पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल बिल्कुल ठीक कह सकते हो, छोटा सा होता है, चिल्लड़ होता है, लेकिन होता तो है। पीटीसीएल अब तो खैर खत्म हो गया पीटीसीएल का दौर, लेकिन अभी भी घरों में, पुराने घरों में और ऑफिस वगैरह में तो है। लाइन रेंट होता है, अब तो पता नहीं शायद 250 ऐसा कुछ हो गया। आप कॉल करें या नहीं करें, हर महीने 250 का बिल तो आएगा फिक्स। उसके अलावा आप जितनी कॉल्स करते चले जाएंगे बिल उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो बढ़ने वाला पोर्शन कौन सा है? वेरिएबल। तो उस बिल के अंदर तो दोनों एलिमेंट शामिल है ना भाई। तो कौन सी कॉस्ट होगी? वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल, यार जो सेल्स के बंदे होते हैं ना, सेल्स के बंदों की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है? सैलरी। सेल्स के बंदों की सैलरी कैसे डिसाइड होती है? हम बोलते हैं यार देखो, तुम सुबह आओगे 9 बजे दुकान खोलोगे और 5 बजे तुम दुकान बंद करके चले जाओगे, तुम्हें तनख्वाह देंगे 50,000 रुपये। बैठना है ना तुम्हें, तुम्हारा टाइम हमने खरीदा है, तुम उस टाइम पे आके 9 बजे दुकान खोल के बैठ जाओगे, तुम्हारा टाइम आएगी, तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे दोस्त? 50,000। इसके अलावा एक यूनिट बेचते चले जाओगे तो तुम्हें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो तुम्हारा कमीशन है। एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचते चले जाओगे तुम्हें मैं 1,000 रुपए दे, 2 बेचोगे तो 2,000, 3 बेचोगे तो 3,000। चल भाई महीना खत्म हो, उस बंदे की तनख्वाह अकाउंट में आई 90,000 रुपए। कितनी आई? वेरिएबल है फिक्स है? दोनों। वेरिएबल है फिक्स है? दोनों। फिक्स कितना? 50, वेरिएबल कितना? 40। हाँ के ना? हाँ के ना? तो इसकी तनख्वाह को मैं क्या बोलूंगा? सेमी वेरिएबल। दोनों है इसकी तनख्वाह के अंदर दोस्त। यहां पे हम बोलेंगे जनाब सेल्स मैन सैलरी, यानी कि फिक्स्ड प्लस कमीशन। दोनों कॉस्ट को मिलाकर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिटफाट हो गया। आगे हमने बोला दोस्त दुनिया के अंदर एक मेथड है, एक तो नहीं है 2-3 मेथड है आपके सिलेबस के अंदर। एक मेथड है जिससे वेरिएबल और फिक्स को अलग कर दिया जाता है। दुनिया के अंदर एक मेथड है जिससे वेरिएबल और फिक्स को अलग सेपरेट कर दिया जाएगा। वो मेथड है मेरे पास हाई लो मेथड का। वो मेथड है दोस्त मेरे पास हाई लो मेथड का। इससे मैं वेरिएबल और फिक्स दोनों को मैं अलग कर देता हूं, वेरिएबल को अलग और फिक्स को अलग। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? पक्का मेरे दोस्त? मस्त हो गया। चलो दोस्त हाई लो मेथड हम करेंगे सवालों में अपने, मतलब वेरिएबल और फिक्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। एनालिसिस करनी होती है ना, उसके बाद एनालिसिस करनी होती है। मैनेजमेंट को कंसर्न फिक्स कॉस्ट से नहीं होता, पता है? मैनेजमेंट को कंसर्न होता है वेरिएबल कॉस्ट से। बोलता है फिक्स कॉस्ट में क्या, रेंट पे क्या बात करें यार, रेंट है तो है देना है। अब मालिक मकान से हर महीने जाके बात करेंगे किराया कम करो, किराया कम करो, किराया कम करो, ऐसा तो नहीं होगा ना। बोलता है फिक्स पे तो बात ही नहीं कर सकते ना यार। इंश्योरेंस करनी है, एक दफा आप इंश्योरेंस के रेट को नेगोशिएट कर लेंगे
कि यार भाई कम पैसे ले लो यार, हर बार हर साल हर महीने थोड़ी करेंगे। तो मैनेजमेंट को ना फिक्स कॉस्ट से कंसर्न नहीं होता, बोलते हैं फैसला करो बस एक दफा करो। बार बार जो मीटिंग होती है वो किस पे होती है? वेरिएबल कॉस्ट पे। कि यार भाई इतना महंगा मटेरियल क्यों डाल रहा है यार, कस्टमर हमारा जो है वो औरंगी कोरंगी वाला है भाई, इसको क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी गिरा दे, प्राइस से फर्क पड़ता है इसको। सस्ता मटेरियल खरीद, ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम, प्राइस कम, क्वालिटी की खैर है, उनको कौन सा फर्क पड़ता है क्वालिटी से। सही, ये मैनेजमेंट बैठेंगे डिसीजन मेकिंग करेंगे। बात समझ में आई? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फैसले किए जाते हैं, बैठते हैं, ये डिसाइड होता है। अब आप मुझे बताओ, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बेकरीज हैं जहां पे महंगे महंगे केक मिलते हैं, ये बेकरीज कहां पर है? ये बेकरीज कहां पर है जहां पे महंगे महंगे ब्रांड है? कोई महंगे ब्रांड का नाम बताओ, बता दो ना यार। अबे नहीं, वैसे बता दो कोई महंगा ब्रांड। हाँ, यूनाइटेड किंगडम को महंगा ब्रांड बताओ। हाँ नहीं नहीं, बेकरी के अलावा बता दो। हाँ हाँ चलो, जे डॉट। जे डॉट के आपको कहीं कच्ची बाती में नजर आते हैं? सवाल है, सवाल है, कहाँ नजर आते हैं सर जे डॉट वाले? ये और महंगी ब्रांड शिनैल विनैल ये सब कहाँ नजर आता है आपको? पोश एरिया में, महंगे एरिया के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि जनाब हम डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट कहाँ करते हैं? मैनेजमेंट इस तरह से कर रहा होता है। क्या इस तरह से डिसीजन मेकिंग की जाती है? फिक्स के ऊपर क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे यार? डन हो गई बात? चले दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त हाई लो मेथड का मकसद क्या है? वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग कर देना। आपको टोटल कॉस्ट दी जाएगी, जनाब ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, और बताइए इसके अंदर वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हाई लो मेथड हर अटेम्प्ट में एग्जाम में आता है। एवरी अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का। अलग से सवाल नहीं होता इसका अलग से सवाल नहीं होता, ये दूसरे सवालों के अंदर घुसकर आता है। या तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर घुसकर आएगा, या तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर घुसकर आएगा, या वेरिएंसेस के अंदर घुसकर आएगा। आता जरूर है, आता जरूर है। तो 2 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। कॉस्टिंग में आपको पता है, कॉस्टिंग के पूरे सीए के अंदर स्टेप के मार्क्स होता है। अब तुम्हारा एमसीक्यूज तो है नहीं, पीआरसी वाली टेंशन तो है नहीं। अब तो अपन का कौन सा रिटन वाला पेपर है, लिखने वाला पेपर है, तो अब हर स्टेप मार्क्स होंगे। एंड में आंसर गलत है, खैर है, आंसर एंड से आता भी नहीं है, छोड़ भाई, वो सिर्फ मेरिट वाले एक आध बच्चे होते हैं जिनका एंड में आंसर सही आता है। लेकिन पासिंग रेशियो 40-44% होता है, वो सारे स्टेप के मार्क्स होते हैं। वो जब हम लोग आईक्यूब के पास पेपर करेंगे तो सिखाऊंगा। डन है मेरे दोस्त? यहां तक किसी को एतराज? तो भैया मेरे पास कॉस्ट बिहेवियर के अंदर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे, कम यूनिट तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट तो ज्यादा कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, टोटल अमाउंट में कैसी रहेगी जनाब? वो सेम रहेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। चौथी कॉस्ट कौन सी है? स्टेप कॉस्ट। यार मुझे ना ये मिटाना है ताकि मेरे पास जगह बन जाए एग्जाम्पल लिखने की। तो मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ, 3 मिनट देता हूँ, भले साहब इसको ना लिखो भी, लेकिन मुझे ये मिटाना है, ये मिटाना और ये मिटाना है, ताकि मेरे पास ना इसकी समझाने के लिए जगह बन जाए। डन है? चलो कॉपी कर लो। सुने सुने सुने, ये भी मिटा दूं अगर कॉपी कर लिया तो? अच्छा, ये क्या बात हुई यार? ठीक है, ठीक है जी, चले बॉस। सुने भाई, स्टेप कॉस्ट क्या है लड़के? सुनो जनाब, स्टेप कॉस्ट क्या है? स्टेप कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। स्टेप कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। क्या मतलब? आइए सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमने एक फैक्ट्री ली किराए पे, उसका रेंट है 50,000। एक फैक्ट्री ली हमने किराए पे, उसका रेंट कितना है? 50,000। सर फिक्स कॉस्ट, कम यूनिट बनाओ या ज्यादा यूनिट बनाओ, रेंट कितना पे करूंगा? 50,000। फॉर एग्जाम्पल पहला महीना आया, मैंने 10,000 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 10,000। कितना रेंट पे करूंगा? अगला महीना आया, मैंने 40,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना? फिर मैंने 60,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना? 1,20,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना? 2 लाख यूनिट बनाए, रेंट कितना? 8 लाख, रेंट कितना? 50 लाख यूनिट, रेंट कितना? 1 करोड़ यूनिट बना, पर मंथ की बात हो रही है। 1 करोड़ यूनिट बनाए पर मंथ, रेंट कितना? 500 करोड़ यूनिट बनाए, रेंट कितना? 5,000 करोड़ यूनिट बनाए, रेंट कितना? अब कैसे 50,000? कैसी बातें कर रहे हो यार? आप बोलोगे भाई आपने एक फैक्ट्री ली है किराए पे 50,000, उसकी जगह होगी ना यार।
आपने 3 शिफ्टों में भी काम कर लिया, चलो आपने बोला 24 घंटे काम होगा, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें, तब भी यार एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ना कि मैं इतने यूनिट बना सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। तो मैंने बोला जनाब इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 1 लाख यूनिट बनाने की है। कितने यूनिट बना सकता है ये? 1 लाख। चलो फिर से दोस्त 10,000 यूनिट बनाएंगे, 10,000 यूनिट बनाएंगे, रेंट कितना? 40,000 यूनिट बनाएंगे, रेंट कितना? 90,000 यूनिट बनाएंगे, रेंट कितना? 1 लाख यूनिट बनाएंगे, रेंट कितना? 1,01,000 यूनिट बनाएंगे, रेंट कितना? सर बन ही नहीं सकता। 1,000 यूनिट वाले को मना कर देंगे, 1 लाख बना लेंगे। अगले महीने 1,05,000 का ऑर्डर आया, क्या करेंगे? 5,000 को मना कर देंगे, 1 लाख बना लेंगे। ऐसा ही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। क्या करें दोस्त, अकलमंद आदमी क्या करेगा? एक और फैक्ट्री किराए पे ले लेगा। पहले थी दोस्त फैक्ट्री नंबर ए, इसका नाम दिया हमने फैक्ट्री नंबर बी। दोस्त किराया कितना? दूसरी फैक्ट्री मुझे मिली है, इसका किराया है 80,000 यूनिट, 80,000 रुपए। कितना किराया इसका? 80,000। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 60,000 यूनिट बनाने की है। चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? अब तो क्या हुआ, मतलब अब भाई आपने 120 गज का, चलो छोड़ो, आपने 2 कमरे का फ्लैट लिया डिफेंस के अंदर और 2 कमरे का फ्लैट लिया औरंगी टाउन के अंदर, रेंट सेम होगा? 2 कमरे का फ्लैट लिया डिफेंस के अंदर, कितना किराया? फॉर एग्जांपल 50,000। आपने औरंगी टाउन के अंदर जो है वो 8 कमरे का फ्लैट लिया, उसका रेंट कितना? 40,000। यार इलाके से होता है, पानी से होता है, माहौल से होता है, आसपास के लोगों से होता है, किराए का ताल्लुक तो बहुत सारी चीजों से होता है ना यार, सिर्फ कैपेसिटी थोड़ी ना होता है। चलो खैर वापस, हमने बोला अब 1,02,000 यूनिट बना रहे हो, कितना किराया पे करोगे? 1,30,000। कितने यूनिट तक? अब आपके पास 1,62,000 यूनिट का ऑर्डर आया, 2,000 को मना कर दोगे, 1,60,000 बना लोगे। बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्या करोगे दोस्त? एक और फैक्ट्री रेंट पे लेंगे। इसका मतलब है दोस्त ये मेरी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक। कितनी एक्टिविटी तक? 1 लाख तक। 1 लाख से 1 यूनिट भी ऊपर बनाने के लिए जाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये 50,000 नहीं होगी, कितनी हो जाएगी? 1,30। कितनी हो जाएगी? 1,30 हो जाएगी। बात समझ में? मैंने क्या बोला? ये मेरे पास कहलाती है जनाब स्टेप कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट सर्टेन लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जनाब? स्टेप को। देखा जाए तो तमाम फिक्स कॉस्ट आपकी स्टेप कॉस्ट है। नई फैक्ट्री लगाओगे तो चौकीदार भी चाहिए, स्वीपर भी चाहिए, जेनिटोरियल चाहिए, चाय पिलाने वाला चाहिए, उस फैक्ट्री की इंश्योरेंस चाहिए, सब चाहिए। देखा जाए तो तमाम की तमाम फिक्स कॉस्ट कैसी है? स्टेप कॉस्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? स्टेप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर? दोस्तों मुझे एक बात बताओ, देखा जाए ना तो 2 ही कॉस्ट है तुम्हारे पास। देखा जाए तो 2 ही कॉस्ट है। कौन कौन सी? वेरिएबल और फिक्स। ये वही तो चीज है। और ये क्या है? फिक्स कॉस्ट है। तो देखा जाए तुम्हारे पास 2 ही कॉस्ट है। कौन कौन सी? वेरिएबल और फिक्स। हाँ के ना? यार मुझे एक बात बताओ, स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक जैसी नहीं हो गई? वो भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, दोनों एक जैसी नहीं हो गई। वो हर यूनिट के साथ बढ़ रही है, ये हर यूनिट के साथ नहीं बढ़ रही है। ये 1 लाख तक सेम है, उसके बाद फिर बढ़ेगी, फिर 60,000 तक सेम है, वो हर यूनिट पे बढ़ रही है। बात समझ में? मैंने क्या बोल दिया? पक्का? किसी को कोई एतराज, कोई दिक्कत? सब बिल्कुल मस्त चल रहा है? चलें दोस्तों कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ लड़के, 8 आवर हो गया, उसके बाद कुछ लोग एक्स्ट्रा वर्क भी कराते हैं। हाँ ओवर टाइम, की हाँ पे भी ज्यादा होती है। हाँ, वो लेबर लेबर में कितने? अच्छा, ये जो तुम्हारी बात है ना, ये में हम पढ़ाएंगे लेबर के चैप्टर के अंदर। होता क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ, बात तुमने छेड़ी है तो। एक शर्ट बनाने पे, ऐसी नंबर से तुम्हें समझाता हूँ, एक शर्ट बनाने पे लेबर के लगते हैं 3 घंटे और 1 घंटे के 100 रुपए। तो एक शर्ट पे कितनी कॉस्ट आई? 300। उसके साथ साथ तुमने कॉस्टिंग कर दी, सिलाई हो रही है, सिलाई हो रही है। अच्छा जी, शर्ट, वही शर्ट सिल रही है बार 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 बार, ओवर टाइम के पैसे डबल है। अगर यही शर्ट 5 बजे के बाद सिलेगी या इतवार को सिलेगी
तो अब लेबर एक शर्ट के 1 घंटे के 100 नहीं लेंगे, कितने लेंगे? 200। 3 घंटे लग रहे हैं सीने पे, तो अब 300 की कॉस्ट नहीं आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी? 600। तुम गए मॉल के अंदर, शर्ट देख रहे हो, शर्ट लगी हुई है हैंगर के अंदर, सेम उसी कलर की शर्ट है, आपने देखा सर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लेबर की कॉस्ट 300 300 300 300 उसके हिसाब से प्राइसिंग हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल 500 500 500 एक शर्ट है, उसमें ना 500 की बजाय 800 रुपए की कॉस्ट लगी हुई है, प्राइस लगी हुई है। आपने बोला एक ही शर्ट है, एक ही फैब्रिक है, सब कुछ है, तो बाकी सारी शर्टें 500 की है, ये शर्ट 800 की क्यों है? तुमने बुलाया उसको, तजस्सुस हुआ, उसने बोला ये सारी शर्टें सिली हैं 9 से लेके 5 बजे के दरमियान, इस पे लेबर के नॉर्मल पैसे लगे 300 रुपए, उसके हिसाब से हमने प्राइसिंग की है। ये वाली शर्ट सिली है 5 बजे के बाद ओवर टाइम पे, उस पे हमने लेबर को डबल पैसे दिए, तो उसकी कॉस्ट 600 है, तो इसीलिए उसकी प्राइस ज्यादा है। तो यार ये नाइंसाफी हुई ना, मतलब कॉस्टिंग का तो बेड़ा गर्क है ना। क्या करना चाहिए दोस्त? सबों पे लोकेट करो। किस पे लोकेट करो? सबों पे। तो इसीलिए जो ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे हैं ये लेबर की कॉस्ट नहीं होते, मतलब डायरेक्ट लेबर नहीं होते, ये कौन सी कॉस्ट होती है? इनडायरेक्ट लेबर, और ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाके सबों पे बढ़ जाती है। बात समझे? ये हम जब लेबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर आईकेएफ के सवाल आए हैं इसी चीज के वजह तुमने पूछा। लॉजिक ये है जो मैंने आपको बता दी। डन है बॉस, इसको कॉपी करें और फिर हम 1-2 बातें और करते हैं, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। 1-2 बातें और, बस 2 मिनट देता हूं कॉपी करने के लिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम हमारा खत्म पे, तो हम फौरन कर लेते हैं वो 1-2 बातें। ये मिटा दूं मैं दोस्तों? ये कोई कॉपी कर रहा है? नहीं जी, सुने जी, सर जी सुने, बस सारी कॉस्टें ऐड करके निकलेंगे आगे। सुने 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 दोस्तों, सुनो सुनो, हमारे पास 2 कॉस्ट और है, एक है प्राइम कॉस्ट और एक है कन्वर्जन कॉस्ट। दोस्त कॉस्ट तो यही है 4 जो मैंने यहां पे लिखी थी, मिटा दी। क्या नाम था उसका? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट, है तो वही कॉस्ट। इसके अंदर भी वही कॉस्टें घुसी हैं, है तो वही कॉस्ट। सर अब उसको मैं और 2 कैटेगरी के अंदर तोड़ रहा हूं, किसके अंदर? प्राइम और कन्वर्जन के अंदर। बॉस प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब क्या है? स्कूल में पहले प्राइमरी क्लास होती है, सेकेंडरी क्लास होती है, 1 से लेके 5 तक प्राइमरी, ऐसी होता है ना। इसका मतलब वहां पे तुम्हारी बेस बनाई जा रही है, फिर उसके बाद आप बेस तैयार करके सॉलिड करके फिर आप सेकेंडरी में आते हो, ऐसे ही होता है ना भाई। तो प्राइम का मतलब क्या होता है? बेसिक। प्राइम कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसके बगैर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। प्राइम कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसके बगैर आप प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते। आपने कपड़ा बनाना है, आपने फैसला कर लिया दोस्त मैंने कपड़ा बनाना है, तो कौन सी कॉस्ट? वो 4 है अपने पास कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसके बगैर तुम प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते? एक तो मटेरियल। अगर रुई नहीं है तुम्हारे मुल्क के अंदर तो फैक्ट्री लगाने का फायदा नहीं है, हाँ या ना? अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर तेल नहीं निकलता, जमीन से जो तेल है क्रूड नहीं निकलता, तो ऑयल रिफाइनरी लगाने का फायदा नहीं है। बस मैंने क्या बोला भाई, जब चीज ही पैदा नहीं हो रही तो कैसे बनाओगे? तो पहली कॉस्ट प्राइम कॉस्ट मेरे पास कौन सी है दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल। अगर तो रुई नहीं है आपके मुल्क के अंदर तो टेक्सटाइल कैसे लगाएंगे? सऊदी के अंदर है टेक्सटाइल, रुई नहीं होती वहां पे। सऊदी के अंदर क्या है? रिफाइनरी, ऑयल ऑयल ऑयल, क्यों? सारा ऑयल है वहां पे। बात समझ आ रही है? बेसिक कॉस्ट। दूसरा, चलो रुई आ गई आपके, आपने इंपोर्ट कर ली रुई, आपके मुल्क में नहीं थी रुई, आपने रुई कॉटन इंपोर्ट कर ली। अब दूसरा, लेबर अगर नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? आपके पास दर्जी नहीं है तो आप गारमेंट फैक्ट्री कैसे लगाएंगे? गारमेंट फैक्ट्री को दर्जी के बगैर नहीं चला सकते बॉस, दर्जी चाहिए। शर्टें कौन सिएगा? आप, मैं तो नहीं सी सकती ना भाई। आपके मुल्क में दर्जी नहीं है तो क्या गारमेंट फैक्ट्री लगाओगे? सवाल है। तो जनाब दूसरी कॉस्ट मेरे पास क्या है? डायरेक्ट लेबर। बाहर मुल्क के अंदर, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर आपको गारमेंट फैक्ट्री नजर आती है? दर्जी नहीं है वहां पे, यहीं से बुलाते हैं फिर आ जाओ भाई तुम लोग आ जाओ, इंडिया चाइना, चाइना तो नहीं, इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान से। डन हो गई बात। ये 2 कॉस्ट मेरे पास कैसी है? प्राइम कॉस्ट है, बेसिक। तीसरी कॉस्ट, जमीन से कोयला निकल रहा है, आपके पास कोयला निकालने के लिए लेबर भी है, आपके पास कोयला निकालने के लिए जो है ना मशीन वशीन और मटीरियल सब है। कोयला निकाल पाएंगे? कोयला निकाल पाएंगे? तीसरी चीज क्या जरूरी है? गवर्नमेंट आपको इजाजत दे। गवर्नमेंट इजाजत देगी तो कॉस्ट लेगी आपसे। कौन सी कॉस्ट है वो?
रॉयल्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जनाब इन तीनों कॉस्ट को मिलाकर बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर ये तीनों चीजें होंगी ना, फिर तुम फैक्ट्री लगाने का सोचोगे, ये बेसिक कॉस्ट है। फिर फैक्ट्री लगाने का सोचेंगे, चलो यार प्लांट एंड मशीनरी जर्मनी से इंपोर्ट करो, इस जगह पे जमीन पे प्लांट एंड मशीनरी लगाओ, लेकिन ये बेसिक चीज है। बात नहीं, मैंने क्या बोला, एंग्रो वालों ने सबसे बड़ा भंड क्या मारा, एंग्रो फर्टिलाइजर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, असद उमर जो पीटीआई के वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। भंड क्या मारा इन्होंने सबसे ज्यादा, इन्होंने $1 बिलियन का एंग्रो का नया प्लांट लगा दिया, और ये प्लांट चलता है गैस से। इन्होंने प्रेडिक्ट ही नहीं किया कि मुल्क के अंदर गैस खत्म है, घरों में गैस नहीं आ रही तो वहां पे कैसे आएगी, प्रेडिक्ट ही नहीं किया। इसका मतलब दोस्त आपने प्राइम चीज छोड़ दी ना, बेसिक। प्लांट बंद पड़े होते, आधा साल वो प्लांट बंद रहते हैं, आधा साल वो ऑन रहते हैं। आपने $1 अरब लुटा दिए, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। चले दोस्तों, तो इन तीनों कॉस्ट को मिला के बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, प्राइम कॉस्ट। यस बॉस। डायरेक्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है 1 लाख का, मेरे पास लेबर है 60,000 की, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है दोस्त 40,000 का, कितना हो गया 2 लाख। को मैं क्या बोलूंगा, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलूंगा दोस्त, गौर से, ये कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट नहीं है। ये कौन सा है, इनडायरेक्ट नहीं है, याद रखना। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है बॉय, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट जो आपके मटेरियल को कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट से निकला, कन्वर्ट कर दे किसमें, आपके तैयार माल में। तैयार माल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। कौन सी कॉस्ट जो कन्वर्ट करती है, हमने रुई मंगवा ली, टेक्सटाइल है, हमने जनाब रुई मंगवा के मैदान में रख दी है, कपड़ा बन जाएगा। किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर की, लेबर के बगैर तो नहीं होगा ना। तो एक चीज मेरे पास क्या आ गई दोस्त, डायरेक्ट लेबर, लेबर को पहुंचा दिया, पहुंच गए, दोनों मैदान में रुई के साथ खड़े हैं, कपड़ा बन जाएगा। क्या चाहिए दोस्त, मशीनरी, मशीनरी तो एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन, मशीन पहुंचा दी, बन जाएगा कपड़ा। मजदूर बोलेंगे भाई सेटअप लगा के दो, फैक्ट्री लगा के दो, मशीन के लिए तारे लगा के दो, पूरा ट्रॉली व्रॉली सिस्टम लगा के दो, मतलब एक प्रॉपर सेटअप लगा के दो। उस प्रॉपर सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। और इसका अंदर फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, चौकीदार का खाना पीना, जेनेटोरियल, 10,000 खर्चे होते हैं। बोले तो कौन सा खर्चा, फैक्ट्री ओवर। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा FOF, चलेगा, चलेगा। तो जनाब फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 60,000, और मेरे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है दोस्त फॉर एग्जाम्पल वो है 1,20,000। तो कितना हो गया दोस्त, ये मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट कितनी हो गई है जी, 180। यानी कि डायरेक्ट लेबर दोनों जगह आता है। बात समझ में आई, पक्का, कोई एतराज मैतराज, ऑल गुड, ऑल ओके, एकदम मस्त। चले सर, तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैंने आपको बेसिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दी, मैंने आपको बेसिक पूरी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग दे दी, डन है। तो अब ट्यूसडे को सर काशिफ की क्लास है, ट्यूसडे और शायद थर्सडे को, और फिर मैं अपनी क्लासें भी साथ साथ लगाऊंगा। तो 2 इस तरह लेके चलेंगे तो कोर्स आपका जल्दी खत्म होगा, क्योंकि यार 10 जून को शायद ईद है, बकरा ईद है, 6 जून को। तो अपन के पास जो है ना अप्रैल है और मई है, जिसमें हमने कोर्स को थोड़ा खींचना है। जून 6 को ईद है, इसका मतलब है 1 जून से अनऑफिशियल छुट्टी हो जाएगी, जो कि 10 जून तक चलेगी। मंडी का सीन होगा, फिर बारबेक्यू का सीन होगा, तो 10 दिन वो निकल जाएंगे। फिर हमारी क्लासें दोबारा फुल फ्लैश 11 जून से चलेंगी, जो एक नॉर्म है, प्रैक्टिस है। और फिर कब तक चलेंगी जनाब वो, फिर मुहर्रम की भी 4-5 दिन की छुट्टी आती है, 9-10 भी होता है, 7-8 भी बंद होता है। तो अभी हमें पेस मारना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग मेंटली तैयार रहना, होमवर्क भी आपको मिलेगा दोस्त, होमवर्क भी आपको मिलेगा, और होमवर्क नहीं करोगे तो सुनाई भी बहुत होगी। मैंने आपको पहली इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि होमवर्क के बगैर पेपर पास नहीं होगा आपका। और जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2 मेरा नहीं लिया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है KNS के चैनल पे, यार वो लास्ट भी ले लेना, ताकि प्रॉपर रजिस्टर आपका तैयार हो जाए। उसमें ना सिलेबस है, पेपर की स्ट्रेटजी है, और भी बेसिक बातें हुई है, वो लास्ट में ले लेना। ठीक हो गया दोस्त, खुदा हाफिज़।